हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज़ क्लियर है? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। किरण, कृतिका, सुनीता, नीरू, खुशबू। ओके, आवाज़ आ रही है। ज्योति, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? पढ़ाई कैसी चल रही है? वेरी गुड इवनिंग। सभी सभी लाइव हो जाइए, क्लास में सब लोग आ जाइए, फिर हम लोग शुरू कर लेते हैं ना। ऑलरेडी हम 10 मिनट लेट हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। ओके ओके, ठीक है काजल। ब्रह्मपुत्रा को एक्सप्लेन कर लेते हैं, चलो दोबारा से करते हैं। सी, यहाँ पर आप देखो, ये है यहाँ पर तिब्बतन प्लेटू में ग्लेशियर है जहाँ से ब्रह्मपुत्रा निकलती है, राइट। अच्छा, कल क्लास नहीं हुई थी, कल आपको पता होगा क्लास कल नहीं हुई थी, पोस्टपोन किया गया था कल की क्लास को। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी मेरी, उस वजह से कल क्लास नहीं थी, है ना। आप लोग एक बार देख लिया करो, नोटिफिकेशन आ जाता होगा ना आपके पास। आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाता होगा ना, राय है ना। हाँ हाँ, तो कल क्लास नहीं थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तिब्बतन प्लेटू में एक ग्लेशियर है जिसको तिब्बती भाषा में कहा जाता है चेमयुंगडुंग, राइट। ये ग्लेशियर है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ये चाइना होते हुए फिर जब ये इंडिया में आती है, भारत में जब ये प्रवेश करती है, सो भारत का नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, राज्य है, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और इस समय इसको दिबांग नाम से जाना जाता है, राइट। चूंकि ये दिहांग घाटी यानी कि दिबांग से ही बहती है यहाँ पर। जब ये इंडिया यानी कि पूरा अरुणाचल प्रदेश से असम के बीचों बीच से होते हुए गंगा में मिलती है, और जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा और गंगा जब बांग्लादेश में पहुंचती हैं, देखो ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना, राइट। उसके बाद जब ये दोनों मिल करके आपस में यहाँ पर पहुंचती हैं, यानी कि जब ब्रह्मपुत्र गंगा में मिल जाती है, तब इसका नाम पड़ जाता है मेघना। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? उसके बाद आप इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लीजिए। लोहित इसकी ट्रिब्यूटरी है, धनसिरी। बहुत बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं होता कि वो आपसे बेसिन पूछ लेगा। ब्रह्मपुत्रा रिवर का बेसिन ना पूछ के आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज बताइए, लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बताइए, कौन सा नेशनल पार्क इस नदी के किनारे पर है, किस राज्य में है, किस राज्य से प्रवेश करती है ना, किस किस राज्य से होकर के बहती है। तो बहुत सारे सवाल एक चीज से, एक रिवर से आपके बन सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अभी ठीक हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल। सो यहाँ पर आप देख लीजिए, सुबनसिरी, मानस, धनसिरी, लोहित एंड कपिली। ये मैंने एक दिन एक क्वेश्चन भी कराया था, कपिली से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराया था, एक प्रोजेक्ट है, राइट। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तीस्ता, तीस्ता भी ब्रह्मपुत्रा की ही ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इंडिकेट हो रहा है, राइट। यहाँ आप देखेंगे, देखो अरुणाचल प्रदेश से, यहाँ पर आप देखिए ये अरुणाचल प्रदेश से आती है, उसके बाद असम से होते हुए ये फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बांग्लादेश। ये देखो, ये लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर ये है मेघालय की लाइन, है ना। सो ये असम से होते हुए फिर बांग्लादेश में यानी कि बंगाल की घाटी में, बंगाल की खाड़ी में ये यहाँ पर मिल जाती है, और उसके बाद ये यहाँ पर मिलती है गंगा में, राइट। गंगा में जब मिलती है, गंगा को यहाँ पर जमुना कहा जाता है, उसके बाद इसका नाम पड़ जाता है मेघना। उसके बाद इसका नाम है यहाँ पर मेघना। जब दोनों ये मिल जाती हैं आपस में, तो इसका नाम मेघना पड़ जाता है। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बताइए। हाँ देखो, जमुना इसको कहा जाता है यहाँ पर जब ये बांग्लादेश में होती है। यानी कि देखो, जो गंगा है, गंगा जब बांग्लादेश में आती है तो गंगा को पद्मा कहा जाता है, राइट। जब ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में आती है तो इसको जमुना कहा जाता है। और जब ये दोनों आपस में मिल करके पहुंचती हैं, जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिल जाती हैं, उसके बाद इसका नाम मेघना पड़ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर कोई डाउट है? दोबारा मैं कर देती हूँ। गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा, राइट। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जब अकेली होती है ब्रह्मपुत्रा, तो इसको कहा जाता है जमुना। लेकिन जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिल जाती हैं, उसके बाद इसका नाम हो जाता है, ना गंगा बचता है, ना ब्रह्मपुत्रा, ना जमुना बचता है। उसके बाद इसका नाम जो होता है वो होता है मेघना। क्लियर है?
क्लियर है यहाँ पर ये चीज आपको? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वो यहाँ पर आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पर आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। सो आप देख सकते हैं लोहित है, धनसिरी है, कपली है ना। अब यहाँ पर सुबनसिरी है, मानस है, तीस्ता है। बिल्कुल इंडिकेशन है साफ साफ, इसलिए मैंने मैं पैसा लगाया ताकि आप लोग खुद भी इसको देख के अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें। ये क्लियर है आपको? जो नेम से रिलेटेड यहाँ पर जो फिनोमेना होता है वो क्लियर है? एक बार मुझे बताइएगा आप लोग। थोड़ा सा आप क्विकली रिस्पॉन्स करें, है ना, ताकि हम लोग, क्योंकि फिर क्या होता है ना। हाँ क्लियर है, ओके। चलिए तो हम क्लास शुरू कर लेते हैं आज की। अच्छा मैं आपको ना एक चीज़ और बता देती हूँ यहीं पर, चलो मैं आपको एक चीज़, एक क्वेश्चन था, आई थिंक काजल ने पूछा था, एक क्वेश्चन था कि गोदावरी को दक्षिणी गंगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपका। एक बार मुझे रिपीट करो आप लोग वो क्वेश्चन। दक्षिणी गंगा और साउथ, गंगा ऑफ साउथ में डिफरेंस क्या है, ये एक सवाल था ना आप लोगों का। आपको याद आएगा तो मुझे बताना, ठीक है, फिर मैं तभी बताऊंगी इसको। हमारा जो आज लेक्चर नंबर 5 है उसमें हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पेनिनसुलर रिवर, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियाँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ा था, उनके हिमालयन रिवर बेसिन के बारे में पढ़ा था, मेजर ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी, डैम्स पढ़े थे, राइट, उनको देख लेते हैं। हाँ, कावेरी और दक्षिण की गंगा गोदावरी है या कावेरी मैम? हाँ देखो, ये क्वेश्चन था, मैं आपको यही बता देती हूँ। आपका सवाल था कि दक्षिण गंगा और गंगा ऑफ साउथ में क्या डिफरेंस होता है, गोदावरी है या कावेरी है, ऐसा कुछ था, है ना। सो गोदावरी को कहा जाता है दक्षिणी गंगा, है ना। दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है, क्यों? क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। और सेकंड नंबर पर कौन सी है? सेकंड नंबर पर कौन सी है? सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गोदावरी, राइट। सो आपका आंसर यहीं पर छिपा हुआ है। चूंकि गंगा को नॉर्थ में, यानी कि जो रिवर है नॉर्थ में जो निकलती है, भागीरथी हिमालयन ग्लेशियर से निकलती है, उसका नाम अलग अलग जगह पर, कहीं पर गंगा हो जाता है, कहीं पर फिर उसका नाम पद्मा हो जाता है। वैसे ही नॉर्थ इंडिया में जो गंगा है सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है, और सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी। आप इसको ऐसे भी मानिए कि दक्षिण भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिवर गोदावरी है, और अगर ऑल ओवर इंडिया माने तो भी गोदावरी है। सो लंबाई के आधार पर इनको बोला जाता है कि दक्षिणी गंगा, गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। और साउथ ऑफ गंगा, साउथ ऑफ गंगा कहा जाता है कावेरी को। सो अभी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, साउथ ऑफ गंगा कहा जाता है कावेरी को। दक्षिणी गंगा गोदावरी लंबाई के आधार पर, जिस तरीके से भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा एंड सेकंड लार्जेस्ट गोदावरी है, सो लंबाई के आधार पर दक्षिणी गंगा, उत्तरी गंगा जो गंगा रिवर है, दक्षिणी गंगा गोदावरी, बस यही अंतर है कि लंबाई के आधार पर। एंड गंगा ऑफ साउथ यानी कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी रिवर को। और वो उसके कल्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से, जैसे गंगा के यहाँ पर बहुत सारे सांस्कृतिक महत्व होते हैं, धार्मिक महत्व है, उसी प्रकार से कावेरी का भी दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक धार्मिक महत्व है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। दैट्स वाई कावेरी कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ। क्लियर है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, लेकिन दक्षिणी गंगा गोदावरी, दोनों शब्दों में अंतर है। ऐसे होता है ना, मान लो ये एक चीज है, ये एक चीज है, अब ये क्या हो गया इसका नॉर्थ, और ये क्या होगा साउथ। अब मान लो यहाँ पर कोई चीज है जो सबसे लंबी है पूरे भारत में, तो लेकिन आप इसको अगर ऐसे देखेंगे नॉर्थ साउथ के आधार पर, तो ये कहाँ पर आएगी? नॉर्थ में। वहीं पर एक और चीज है, भारत के आधार पर सेकंड स्टेज में आती है, वो सेकंड नंबर पर आती है, बट अगर ऐसे लंबाई के आधार पर भी हम कंपेरिजन करेंगे तो भी गंगा के बाद ही आएगी, भारत में भी गंगा के बाद आएगी। पेनिनसुलर के आधार पर देखते हैं कि मान लो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, तो वो कहाँ पड़ती है? साउथ इंडिया में, इसीलिए उसको दक्षिणी गंगा कहा जाता है। आई होप आप अभी ये क्लियर होगा। क्लियर है अभी?
और ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से सवाल आता है, मोस्टली स्टूडेंट का गलत हो जाता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो। क्लियर है? ओके, चले आगे बढ़ें। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीपीय नदियाँ। देख लेते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। अभी तक हमने यहाँ पर देखा था, अगेन मैं आपको अभी शुरू में ही बता देती हूँ कि आपको जो थर्सडे को नोट्स मिले थे, कई सारे नोट्स आप जो यहाँ पर आज पढ़ेंगे आपको उसी दिन मिल चुके हैं, ठीक है। सो आज आपको कुछ नोट्स मिलेंगे जो मैंने न्यू एड्स किए हैं और जो न्यू चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, अदरवाइज बाकी नोट्स आपको परसों मिल चुके थे। क्लियर है? ठीक है। पेनिनसुलर रिवर्स यानी कि प्रायद्वीपीय नदियाँ, इनके बारे में जान लेते हैं कि ये किस तरीके की नदियाँ होती हैं। जैसे कि हिमालयन रिवर को हम देखते हैं, सो ये हिमालय में ग्लेशियर से इनकी उत्पत्ति होती है। वहीं पर जब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, सो द रिवर्स इन साउथ इंडिया आर कॉल्ड द पेनिनसुलर रिवर, यानी कि दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उनको पेनिनसुलर रिवर कहा जाता है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, और ज़्यादातर ये जो नदियां हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से, पश्चिमी घाट से। हमने वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट पढ़ा था, है ना। ये आपका आता है यहाँ पर वेस्टर्न घाट और यहाँ पर आपका आता है ईस्टर्न घाट। सो ये आपको डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए हर बार, राइट। एंड दीज आर द सीजनल रिवर एंड नॉन पेरेनियल। ये जो नदियाँ होती हैं ये सीजनल होती हैं, यानी कि मौसमी नदियाँ होती हैं, बारहमासी नहीं होती हैं। नॉन पेरेनियल मतलब नो बारहमासी, राइट। ऐसे आप इसको देख लो। मान ली वर्ष भर इनमें पानी नहीं होता है, मौसम जब बारिश होती है, वर्षा होती है, उसी समय पर इन नदियों में पानी होता है, क्योंकि ये घाट से आती हैं, ग्लेशियर से नहीं आती हैं, ताकि ग्लेशियर मेल्ट होते रहेंगे और पानी आता रहेगा, ऐसा इनके साथ यहाँ पर नहीं होता है। एंड दे हैव अ लार्ज सीजनल फ्लैक्चुएशन इन वॉल्यूम ऑफ वाटर एज दे आर सोलेली फेड बाय रेन, यानी कि ये जो नदियाँ हैं लार्ज सीजनल फ्लैक्चुएशन का ये देखती हैं, यानी कि जब मौसम परिवर्तित होता है तो उसमें उस समय पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक लार्ज लेवल पर ये जो मौसमी परिवर्तन होता है वो यहाँ पर ये फेस करती हैं। अगर वॉल्यूम वाइज भी हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इन नदियों में आ जाता है पानी को लेकर के, एज दे आर सोलेली फेड बाय रेन, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं इनको जो जल मिलता है केवल और केवल कहाँ से मिलता है? रेन से, वर्षा से इनको जल मिलता है केवल, राइट। इसलिए जब बारिश नहीं होती है तो इनमें पानी का स्तर बहुत कम हो जाता है, और जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। सो इसको हम बोलेंगे लार्ज लेवल पर ये फ्लैक्चुएशन देखते हैं सीजन में, है ना। आगे देख लेते हैं यहाँ पर हम इसे। So based on the direction of flow, the peninsular river are divided in two directions. यानी कि प्रवाह के आधार पर अगर हम देखें तो जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो पार्ट्स कौन से हैं? एक है वेस्ट फ्लोइंग रिवर और दूसरा है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। मान लो ये है पेनिनसुला, राइट। यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, तो कुछ नदियाँ तो ऐसी होंगी जो इधर फ्लो करेंगी, वहीं पर कुछ रिवर ऐसी भी होंगी जो इधर डायरेक्शन में जाएंगी और इधर यहाँ पर फ्लो करेंगी, राइट। सो इनको क्या बोला जाएगा? ये आपकी हो गई यहाँ पर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, एंड यहाँ पर जो नदियाँ अपना जल विसर्जित करती हैं वो होती हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। क्लियर है? इधर जो जल विसर्जित करती हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और यहाँ पर जो जल विसर्जित करती हैं वो आपकी होंगी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सो जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं उनके प्रवाह की दिशा के आधार पर, उनके फ्लो के डायरेक्शन के बेस पर उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। सो वेस्टर्न फ्लोइंग कौन सी होंगी? जो आपके वेस्टर्न पार्ट की तरफ फ्लो करती हैं, अरेबियन सी की तरफ अपना जल विसर्जित करती हैं, और जो नदियाँ, जो रिवर्स अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं, बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती हैं, वो जो नदियां हैं उनको कहते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, स्क्रीन कम विजिबल है? एक बार मुझे बताना 1 मिनट में, तो फिर मैं कुछ कराती हूँ यहाँ पे। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, अभी ठीक है? अभी ठीक है स्क्रीन? एक बार मुझे बताइए, ठीक है, ओके।
सो यहाँ पर आप देखिए, जैसे नर्मदा है ना, नर्मदा अपना जल कहाँ विसर्जित करती है, तापी कहाँ विसर्जित करती है, गोदावरी निकलती यहाँ से है, जल कहाँ विसर्जित करती है, यहाँ पर, राइट। उसी तरीके से जो कृष्णा है वो यहाँ से जाकर के यहाँ जल विसर्जित करती है। सो आप देख सकते हैं गोदावरी ईस्ट फ्लोइंग हो गई, कृष्णा आपकी ईस्ट फ्लोइंग होगी, नर्मदा और तापी कहाँ पर जल विसर्जित करती हैं, अरेबियन सी में। सो ये जो नदियाँ हैं ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन, कावेरी रिवर देखिए यहाँ से ओरिजिनेट होती है एंड इस तरीके से ये अपना जल विसर्जित करती है यहाँ पर, ठीक है। सो ये भी आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई यहाँ। क्लियर है, क्लियर है आपको, मैप विजिबल है? हाँ जी, नर्मदा तापी अरेबियन सी में भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। हम लोग पढ़ते भी हैं कि ये अपवाद हैं, नर्मदा तापी ये अपवाद हैं नदियाँ कि ये वेस्ट की तरफ बहती हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग है ना। हाँ जी, आगे देख लेते हैं। सो क्लियर है ना ये आपको मैप? आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, बताओ। नर्मदा यहाँ से ओरिजिनेट होती है तो यहाँ पर कौन सी वो है फिजियोग्राफिक, यहाँ पर क्या है? हाँ जी, बाकी सभी ईस्ट की तरफ हैं, बाकी सब ईस्ट की तरफ हैं, बिल्कुल। अमरकंटक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो नदी नॉर्थ की तरफ जा रही है ये कौन सी नदी है? मैंने एक दिन क्लास में बताया था, आप लोग अगर यूट्यूब पे क्लास आपने देखी है, विंध्याचल, वेरी गुड। वो जो नदी ऊपर की तरफ जा रही है अमरकंटक से ही निकलती है, यहीं के पास से, ये कौन सी नदी है? सोन, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लास करी है आप लोगों ने अच्छे से, इसका मतलब है ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, सोन नदी क्लास की है आप लोगों ने। अब हम जान लेते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में, जो नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं, ईस्ट की तरफ बहती हैं, उन नदियों के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट हम देखेंगे गोदावरी रिवर। अभी मैंने आपको मैप में भी दिखाई थी, गोदावरी यहाँ से निकलती है और यहाँ पर अपना जल विसर्जित करती है। ये पूरा जो बेसिन है ये है गोदावरी बेसिन, पूरा का पूरा जो रेड लाइन से इंडिकेट मैंने किया है ये गोदावरी बेसिन है। क्लियर है? देख लेते हैं गोदावरी रिवर के बारे में। सो गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, है ना। गोदावरी नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय नदियों में। और अगर भारत में, पूरे भारत में हम देखें, मतलब यहाँ पर हिमालयन और प्रायद्वीपीय ना लगा करके सिर्फ रिवर के आधार पर देखते हैं, सो सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है आफ्टर गंगा। क्लियर है? और पेनिनसुलर रिवर्स में, प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी रिवर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द दक्षिणी गंगा। और ये दक्षिणी गंगा कहलाती है क्योंकि लंबाई के आधार पर ये सबसे, जैसे हिमालयन नदियों में सबसे, यानी कि भारत में नदी है गंगा सबसे लंबी, उसी तरीके से बिल्कुल त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा खुशबू, बहुत बढ़िया। सो ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ दक्षिणी गंगा इसको क्यों कहा जाता है। एंड द बेसिन इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय सतमाला। ये जो बेसिन है इसका, इसके उत्तर में सतमाला हिल्स हैं, ऑन द साउथ बाय द अजंता रेंज, और इसके साउथ में जहाँ से ये निकलती है इसके उत्तर में सतमाला हिल्स हैं, और इसके साउथ में, दक्षिण में है सतमाला रेंज एंड महादेव हिल्स ऑन द ईस्ट। और इसके ईस्ट में यानी कि पूर्व में है महादेव हिल्स, राइट, ईस्ट बाय द ईस्टर्न घाट एंड ऑन द वेस्ट बाय द वेस्टर्न घाट। और इसके ईस्ट में क्या है? ईस्टर्न घाट, और वेस्ट में क्या है? वेस्टर्न घाट है। नॉर्थ में सतमाला, उत्तर, और इसके साउथ में क्या है? साउथ में अजंता हिल्स है, वेस्ट में क्या है? वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, और ईस्ट में ईस्टर्न घाट है। ये है यहाँ पर। अच्छा, अभी तो यहाँ पर देखो, अभी पीछे यूट्यूब पर क्लासेस हुए थे, आई थिंक कंटिन्यू 2 महीने या 1 डेढ़ महीने तो चले थे क्लासेस, है ना, मंडे टू वेडनेसडे होते थे, बट अभी नहीं हो रहे वो क्लासेस। अभी जब आगे होंगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। हरे कृष्ण। आगे देख लेते हैं बेसिन के बारे में, गोदावरी रिवर बेसिन देख लेते हैं। सो द गोदावरी रिवर बेसिन एक्सटेंड ओवर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है। देखो, अगर आपसे ये पूछेगा कि गोदावरी किस पर्वतमाला से कहाँ से निकलती है, पूछ भी सकता है, बट थोड़ा इजी हो जाएगा। मोस्टली सवाल क्या होता है, उसका रिवर बेसिन पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक बहती है। सो ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखिए। गोदावरी रिवर बेसिन एक्सटेंड ओवर स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र से बहती है, तेलंगाना, त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है ना, एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राइट, एंड द ओडिशा। और यहाँ पर आप देखेंगे ओडिशा, इन एडिशन टू स्मॉलर पार्ट्स इन मध्य प्रदेश, और बहुत छोटे से पार्ट से ये क्रॉस करती है एमपी में,
कर्नाटका एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, और यहाँ पर अपना ये जल विसर्जित कर देती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। आपने देखा भी था यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जल विसर्जित कर देती है और ये है पुडुचेरी। क्लियर क्लियर है यहाँ पर? बस एमपी में ये थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉस करती है, यहाँ है ना। ये देखो महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना, एमपी यहाँ पर, उसके बाद ओडिशा, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका आ गया यहाँ आंध्र प्रदेश। क्लियर है? आगे देख लेते हैं हम लोग इसको। अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए आप, गोदावरी त्रिंबकेश्वर से निकलती है और यहाँ पर, और यहाँ क्या है? पुडुचेरी। ये आप ध्यान रखना, बहुत बार तो ऐसे ही पूछ लेता है कि जहाँ अपना जल विसर्जित करती है, जहाँ पर अपना जल विसर्जित करती है, थ्री स्टेट में, मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। यहाँ पर ये देखो, ये क्या है? महाराष्ट्र। क्लियर? उसके बाद ये महाराष्ट्र है, और ये यहाँ पर ये क्या है? तेलंगाना। यहाँ पर क्या है? एमपी। एमपी हो गया। और ये क्या है आपका? ये हो गया आपका ओडिशा। क्लियर? यहाँ पर ओडिशा हो गया ये आपका। उसके बाद ये जो सीमा है, तेलंगाना तो लैंडलॉक है ना, तेलंगाना तो यहाँ पड़ेगा नहीं सीमा के तरफ में, तेलंगाना सीमा के तरफ में नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। सो ये क्या है? यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। ये महाराष्ट्र 1, तेलंगाना 2, उसके बाद एमपी क्रॉस करती है, यहाँ पर थोड़ा सा टच करती है, 3 हो गए, ओडिशा 4 हो गया, आंध्र प्रदेश 5 हो गया। पुडुचेरी कहाँ पर है? ओडिशा में। पुडुचेरी ओडिशा में नहीं है। अच्छा, आपको पता है पुडुचेरी भारत के किन किन स्टेट्स में है? छोटी छोटी सी जगह है ना, कहाँ कहाँ पर है? आप लोग बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ये क्लियर है आपको? ये बिल्कुल तमिलनाडु में भी है। हाँ जी, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, सो ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं, इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं हम लोग। प्रवरा, पूर्णा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने इसलिए एक से ज़्यादा यहाँ पर रखी हैं ताकि कुछ भी अगर पूछता है तो भी यहाँ पर, हाँ जी, कुछ भी अगर आता है तो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। मान लो जो हम करेंगे मेनली क्या होता है, जैसे कि वर्धा हो गया, वेनगंगा हो गया, है ना, एंड यहाँ पर आपको प्राणहिता, 2-3 ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बार बार आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन हम यहाँ पर और भी ज़्यादा कर लेंगे इनको कवर। जैसे प्रवरा है, पूर्णा, मांजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, कंबाइंड फ्लो ऑफ वेनगंगा, पेनगंगा एंड वर्धा, है ना। एंड यहाँ पर देखिए इंद्रावती है, मानेर एंड सबरी, ये इनकी सहायक नदियां हैं, राइट, ये इनकी सहायक नदियां हैं। छत्तीसगढ़ में भी बहती है। अच्छा, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ आपको मैप, आई थिंक, अच्छा ये मैप क्लियर नहीं है क्या? विजिबल नहीं है मैप? मैं आपके लिए पॉलिटिकल मैप ही लगाया करूंगी, है ना। आप मुझे ये बताइए, मैप विजुअल है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन अगर होगा ना तो फिर दिक्कत आ जाएगी, इसलिए जो भी है अभी क्लियर कर लेते हैं इसको। मैप मैं, ठीक है, पॉलिटिकल मैप लगाऊंगी ताकि आप लोगों को इशू ना हो। देखो यहाँ से निकलती है तो ये हो गया एक महाराष्ट्र, ये गोदावरी है जो हम देख रहे हैं ना ब्लू कलर से, ये गोदावरी है। उसके बाद ये तो महाराष्ट्र की सीमा इधर हो गई, है ना। फिर ये यहाँ से इतना पार्ट इसका एमपी में, तो ये 2 नंबर पर इधर एमपी आ गया। उसके बाद ये यहाँ तेलंगाना भी इसमें आ जाता है ना, यहाँ पर तेलंगाना भी है। उसके बाद ये गोदावरी यहाँ पर फ्लो करती है, ये आपको सीमा दिख रही है, ये तेलंगाना की सीमा है। उसके बाद ये जो सीमा है उधर, ये ओडिशा की सीमा है। सो ये ओडिशा हो गया। छत्तीसगढ़ तो यहाँ पर है, देखो छत्तीसगढ़ तो काफी दूर है, छत्तीसगढ़ से नहीं बहती है। ये क्या है? ये है आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पर महाराष्ट्र, तेलंगाना, यहाँ पर देखेंगे एमपी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ काफी ऊपर पड़ता है, छत्तीसगढ़ काफी ऊपर पड़ता है यहाँ पर। गंगा कौन सी डायरेक्शन में होती है? तो गंगा भी तो बांग्लादेश की तरफ अपना जल विसर्जित करती है, तभी तो उसको पद्मा कहा जाता है। कोलकाता से आगे जब निकलती है बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश में, तो वहीं तो उसको कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है ना गंगा को। सो गंगा भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना। हाँ जी, इसमें यहाँ पर तेलंगाना शामिल है, बिल्कुल इसकी बाउंड्री से क्रॉस करती है ना, तेलंगाना और एमपी की बाउंड्री से ही क्रॉस होती है, तेलंगाना से एमपी की बाउंड्री से ही ये क्रॉस होती है। मैं दोबारा से इसको करती हूँ, आपको शायद विजिबल नहीं है ये,
ये मैप में कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैप विजिबल नहीं है? आप लोग मुझे बताइए, मैं ना पॉलिटिकल मैप ही यूज करूंगी। देखो ये आपको बाउंड्री, ये गंगा नदी, ये है गोदावरी जो ब्लू कलर में है ना, ये गोदावरी है। ये तेलंगाना की बाउंड्री देखो यहाँ पर है, राइट? ये है तेलंगाना की बाउंड्री। सो गोदावरी और ये ओडिशा की बाउंड्री से क्रॉस करती है यहाँ पर, एमपी तेलंगाना ओडिशा, देन इधर ये आंध्र प्रदेश। क्लियर है? ये शायद आपको इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हो रहा है कि ये ना फिजिकल मैप है, आई थिंक इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है फिजिकल मैप की वजह से। मैं आपके लिए पॉलिटिकल मैप लेकर के आऊंगी तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है? विजिबल है, लेकिन मैं दोबारा आपके लिए पॉलिटिकल मैप लेकर के आऊंगी कल, फिर मैं आपको ये समझाऊंगी, है ना? इस वजह से आई थिंक फिजिकल मैप की वजह से समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आपको। डोंट वरी, मैं हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। पुडुचेरी है ना, यहीं पर तो जल विसर्जित करती है, ये है पुडुचेरी। पुडुचेरी है यहाँ पर, जल विसर्जित करती है पुडुचेरी में। मैं अच्छा एक काम करते हैं, डोंट वरी डोंट वरी, मैं पॉलिटिकल मैप लेकर के आऊँगी कल, कल नहीं परसों, मंडे को। कल का मतलब मंडे, अगर संडे कभी बीच में आता है फिर जब हम कल करते हैं तो वो मंडे ही होता है, ठीक है? ये अंडरस्टूड है, राइट? सो उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगी। आई थिंक फिजिकल मैप की वजह से आपको थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, और मैं फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों में समझाऊंगी ताकि आगे भी जब हम कोई चीज़ फिजिकल में पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? राइट? हाँ, डोंट वरी। तो अभी इसको आप होल्ड कर दो, क्योंकि मैं ज़्यादा जितना बताऊंगी कन्फ्यूजन होता जाएगा। मैं पॉलिटिकल फिजिकल दोनों पे समझाऊंगी। एक्चुअली देखो होता क्या है, पॉलिटिकल मैप में समझना आसान होता है, लेकिन जो फिजिकल मैप होता है उसमें थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए होता है, अगर हम बेसिक हमको नहीं पता है तो हम नहीं समझ पाते, है ना? क्लियर है? सो डोंट वरी। कल संडे है, कल क्लास नहीं होगी, क्लास मंडे को होगी। संडे को तो यार छुट्टी होती है सबकी, संडे को भी बुलाओगे आप लोग मुझे? आगे देख लेते हैं यहाँ पर, राइट? ट्रिब्यूटरीज हमने यहाँ पर देखी, एंड द प्रवरा, मंजरा एंड द मानेर आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर आप गोदावरी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, सो राइट बैंक में आएगा प्रवरा, मंजरा एंड द मानेर आर राइट बैंक, राइट? दूसरी चीज, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, प्राणहिता, इंद्रावती एंड सबरी आर द इम्पोर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। बहुत बार पूछ लेता है, बहुत बार, है ना? आपको बताएं एक चीज करनी है, जब आप इसके नोट्स पढ़ रहे हो ना, वहीं पर छोटा सा ऐसे खींचना, आप उधर लिख देना एम यानी कि महाराष्ट्र, और यहाँ पर आप लिखना आंध्रा, और इधर उड़ीसा कर देना, यहाँ पर पी यानी कि पुडुचेरी। ये हो गया जल विसर्जन, राइट? अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आप राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक, और इसके बाद आप इनके नाम लिख देना रिवर्स के। फिर जब भी आप नोट्स पढ़ोगे ना, आप सिर्फ इतने छोटे से डायग्राम से ही आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है आपको यहाँ पर? आप लोग एक बार मुझे बताइए, क्लियर है? हाँ हाँ, ठीक है, आगे देखते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए मैप ऑफ गोदावरी रिवर, हम यहाँ पर देख लेते हैं गोदावरी रिवर का मैप। यहाँ से निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। अब आप जब यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या है, ये है इनकी ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पर आप देखिए वेन गंगा, अभी देखिए यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे थे, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे प्रवरा, मंजरा एंड मानेर। अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर मंजरा, मानेर, है ना? एंड यहाँ पर आप देखेंगे प्रवरा। विजिबल है ये कलर आपको? चलो यही रखते हैं। उसके बाद जब आप देखेंगे पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, इंद्रावती, इसी तरीके से आप अपने हाथ से मैप बना लेंगे। ये वैसे नोट्स में आपको मिला होगा, लेकिन अपने हाथ से भी एक नोट्स बनाना, इस तरीके से लाइन एम जहाँ पर जल विसर्जित करती है, सो आपको ये भी पता चल जाएगा ईस्ट फ्लोइंग है। उसके बाद लेफ्ट राइट ट्रिब्यूटरीज, बस इतना सा होमवर्क आप लोग कर लेना, राइट? इतना सा होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर है? मेरी आवाज़ आ रही है? कभी कभी आप शांत हो जाते हो सारे, है ना? ना तो आपके कमेंट्स आते हैं ना ही कोई बोलता है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है गोदावरी का, ये देख लेते हैं कि कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। आपको पता है हमारे देश में, भारत में एक फेयर लगता है जो कि सबसे बड़ा मेला है, उसका नाम है कुंभ मेला, ठीक है? और
कुंभ मेला ऑल्सो टेक प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर इन नासिक, यानी कि गोदावरी के तट पर भी कुंभ मेला लगता है। कहाँ पर? नासिक में। नासिक कहाँ पर है? नासिक कहाँ पर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुनीता ने बता दिया पहले ही नासिक। हाँ, कहाँ पर है नासिक? अच्छा, फोन दूर होता है, ओके ओके, कोई बात नहीं, महाराष्ट्र में है, ठीक है। नासिक में लगता है। एंड अदर लोकेशंस, और कुंभ मेला 4 जगह लगता है ना, 4 वर्ष मतलब 4 अलग अलग प्लेसेस पे लगता है कुंभ मेला। कहाँ कहाँ पर? शिप्रा नदी पर लगता है। शिप्रा नदी कहाँ पर है? उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पर है? उज्जैन कहाँ पर है? बिल्कुल, 12 साल बाद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। और यूपी में लगता है, एमपी में लगता है, महाराष्ट्र में लगता है, बिल्कुल। और एक जगह और लगता है, एक और जगह लगता है। कहाँ पर लगता है एक जगह और? देहरादून में लगता है ना, उत्तराखंड में, गंगा नदी पर। हरिद्वार में, बिल्कुल, हरिद्वार में लगता है, देहरादून में नहीं, हरिद्वार में, गंगा नदी पर। हाँ, एंड गंगा इन हरिद्वार, यानी कि गोदावरी नदी पर लगता है नासिक में, फिर लगता है शिप्रा पर, कहाँ है? उज्जैन में है। गंगा नदी कहाँ पर है? हरिद्वार में। कुंभ लगता है। एंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना एंड द मिथिकल सरस्वती। इसको मिथिकल सरस्वती क्यों कहा गया है? क्योंकि अब ये दिखती नहीं है, ये जो स्ट्रीम है, जो रिवर है सरस्वती नदी। एक दिन और हम लोग बात कर रहे थे जब प्रयागराज के बारे में बात कर रहे थे। सो अब इसको, ये जो है बस हमारी कहानियों में रह गई है ना, इसलिए इसको मिथिकल कहा जाता है, राइट। बिल्कुल, पुराणों में है। यहाँ पर लगता है, इसको प्रयाग बोला जाता है। गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, जो प्रयाग है, वहां पर लगता है। और इसको पहले इलाहाबाद बोला जाता था, बट अभी इसको संगम बोला जाता है, राइट। आगे देख लेते हैं। सो अर्बन सेंटर्स देख लेते हैं कि गोदावरी नदी के तट पर कौन से ऐसे शहर हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। एक है आपका नागपुर, औरंगाबाद, नासिक एंड राजमुंद्री। आप बता सकते हैं ये शहर कहाँ पर है? नागपुर, औरंगाबाद, नासिक कहाँ पर है? कहाँ पर हैं ये शहर? उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर कृष्णा के बारे में, कृष्णा रिवर के बारे में। सो द कृष्णा ओरिजिनेट फ्रॉम द स्प्रिंग्स प्लेस कॉल्ड द महाबलेश्वर इन द वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि कृष्णा नदी की जो उत्पत्ति होती है वो भी पश्चिमी घाट से होती है। और पश्चिमी घाट में किस राज्य से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक जगह है महाबलेश्वर, मुंबई के पास में है, बहुत फेमस ये हिल स्टेशन है। लोग घूमने जाते हैं, मुंबई के आसपास के जो लोग हैं वो घूमने भी जाते हैं वहाँ पर, है ना। बहुत दूर नहीं है मुंबई से महाबलेश्वर। सो ये महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर, राइट। कृष्णा ईस्ट फ्लोइंग है। ये संगम में एक्चुअली क्या ईस्ट फ्लोइंग क्या हुआ? ये तो गंगा नदी में मिल ही जाती है ना, सरस्वती गंगा नदी में मिल जाती है प्रयागराज में। वहां से पहले, मतलब ये पहले मिलती थी, अब तो पता ही नहीं है कहाँ पर मिलती है, बस हम पढ़ते हैं इसको, हिस्ट्री रह गई है कि यहाँ पर मिलती थी ये तीनों धाराएं, है ना। अभी वहां पर देखने को नहीं मिलता है कि ऐसे मिलती है, क्योंकि नदी जो है वो विलुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। सो यहाँ से कोई सवाल आपका नहीं पूछा जाएगा, है ना। वैसे ईस्ट फ्लोइंग रिवर थी वो, क्योंकि वहीं पर उधर ही साइड में गंगा से मिलती थी। यहाँ पर आप आ जाइए, कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वर से। एंड अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं, सो लगभग 1400 किलोमीटर ये लंबी नदी है। एंड एरिया इसका जो बेसिन एरिया है वो कितना है? 2.58 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 2.58 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है कृष्णा नदी का। और ये दूसरी सबसे बड़ी, यानी कि इट इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, राइट। दूसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है जो कृष्णा नदी है। और पहली कौन सी है? फर्स्ट लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सी है? गोदावरी। एंड सेकंड आपकी यहाँ पर आगे कृष्णा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, बिल्कुल गोदावरी। अब देखो, ये रिवर भीमा एंड रिवर पेद्दावगु, ये क्या है? ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, यानी कि सहायक नदियां। आगे देख लेते हैं, यानी कि रिवर भीमा, पोडावगु एंड मूसी, कोयना, तुंगभद्रा आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर। भीमा,
कोयना, मूसी, तुंगभद्रा, ये इसकी मुख्य सहायक नदियों में से हैं। एंड इट ऑल्सो फ्लो थ्रू आंध्र प्रदेश एंड जॉइन इन द बे ऑफ बंगाल एट, यहाँ पर आप देखेंगे हमसला देवी, यानी कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। मैंने आपको मैप में भी दिखाया था। और ये यहाँ पर किस जगह पर, हमसला देवी में, है ना, हमसला देवी में ये अपना जल विसर्जित कर देती है। आंध्र प्रदेश से ये अपना जल विसर्जित करती है, डिस्चार्ज करती है वाटर। आगे आप लोग देखिए, यहाँ पर ये है कृष्णा नदी, यहाँ पर महाबलेश्वर से ये निकलती है, महाराष्ट्र से, वेस्टर्न घाट से, राइट। उसके बाद ये इस तरीके से फ्लो होती है और यहाँ पर ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। क्लियर है? देखो ये है तुंगभद्रा, यहाँ पर और भी इसकी सहायक नदियाँ हैं कृष्णा की। सो यहाँ आप देखेंगे ये जल विसर्जित अपना यहाँ पर करती है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, बहुत बार ना मेजर सिटी, अब आप मान लो हम यहाँ मैप पर पढ़ रहे हैं, अदरवाइज क्या होता है हम सिर्फ टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं या नोट्स में पढ़ते हैं, हम विजिबल उनको नहीं देखते हैं, विजुलाइज नहीं करते हैं। सो हमको ये, हमें ये तो पता है कि कृष्णा नदी जो है वो साउथ इंडिया की नदी है, पेनिनसुलर रिवर है। अगर मान लो वहीं पर मेजर सिटीज़ के बारे में पूछ लिया जाए आपसे, जैसे हैदराबाद जो है वो बहुत ही मेजर एक शहर है, अगर मान लो पूछ ले कभी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट दे देगा, है ना, उसमें से ए बी, राइट, जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ, या फिर ओनली 2, नन ऑफ द अबव, इस तरीके से। तो अगर वहाँ पर कोई कैपिटल का नाम पूछ ले, जैसे कि हैदराबाद है, हमेशा चर्चाओं में रहता है, आपको पता है, हाईटेक सिटी है ना, आईटी हब है, राइट, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं हैदराबाद की, सांस्कृतिक ऐतिहासिक रूप से बहुत विशेष है हैदराबाद। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हैदराबाद कृष्णा नदी के नॉर्थ में पड़ता है या साउथ में पड़ता है, तो जब कभी आपको ऐसे पॉइंट्स मिलें कहीं भी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हैदराबाद, आप विजुअल हो रहा है आपको कि ये कृष्णा के नॉर्थ में पड़ता है, कभी भी, मैं क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी आप ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हमेशा पॉइंट आउट करो इस चीज़ को। ऐसी ही चीज़ें कई बार हमारी पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, और इससे क्या होगा, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो एक अलग तरीके से डेवलप होगी। फिर पता है क्या होगा, आप जो भी चीज़ देखोगे, पढ़ोगे, चाहे मैगजीन पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, या कोई किसी भी चीज़ के नोट्स पढ़ रहे हो, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर वहाँ पर अच्छी होना शुरू हो जाएगी, और फिर आपको सिर्फ अपने मतलब की चीज़ें दिखेंगी, सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें दिखेंगी, और आप उनको यूज करना सीख जाओगे। आपको पता है डिस्क्वालीफाई होने का एक सबसे बड़ा कारण ये होता है एग्जाम्स में, देखो सिलेबस एक होता है, क्या ऐसा होता है कि कमीशन अलग अलग सिलेबस देता है सभी स्टूडेंट्स को, ऐसा होता है? पेन कलर विजिबल नहीं है, कोई नहीं, मैं रेड लेती हूँ, है ना, रेड विजिबल होता है। एक ही सिलेबस होता है ना, टेक्स्ट बुक भी सेम होती हैं, सिर्फ ये होता है कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है, राइट, आपने पढ़ाई कहाँ से की है, आपको कंटेंट कैसा दिया जा रहा है, आपको समझाया किस तरीके से जा रहा है। ये तो हो गया एक पैसिव, वो आपके लिए जो किया जा रहा है, यानी कि जो टीचर आपको करा रहे हैं, राइट। एक चीज़, जब तक आप अपना ऐड नहीं करोगे इसमें, आपको मान लो मैं बोलती हूँ कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो ना, आप अपनी ऑब्जर्वेशन अच्छी रखो, कि आप ज्योग्राफी की क्लास ले रहे हो, आप कहीं पर कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, आप देखो उसमें कि आप ज्योग्राफी से कैसे कनेक्ट करोगे, उस चीज़ को कनेक्ट करना सीख जाओ चीज़ों को, फिर आप ना कोई भी एग्ज़ाम निकाल दोगे। सिर्फ HPTGT की बात नहीं है, कोई भी। और जो मैं आपको आई थिंक सेकंड क्लास में मैंने आपसे बोला था कि ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग पढ़ते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि सबका एग्ज़ाम निकलता है। एक चीज़ होती है, लेकिन जब हम अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से पर्सनैलिटी ग्रो करते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन अच्छा करते हैं, चीज़ों को कनेक्ट करना सीख जाते हैं, आप कहीं पर भी खड़े हो सकते हो। आपने वो डायलॉग सुना है ना, लोग बोलते हैं बहुत बार कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है, ऐसा होता है ना। आपको पता है जॉब्स की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी होती है। अगर आप टैलेंटेड हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप अपनी बात को कन्वे करना जानते हो कि किस तरीके से ये आप करोगे सामने वाला आपकी बात सुने, अगर आपने ये चीज़ सीख ली, आप बहुत बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो, अच्छी चीज़ें कर सकते हो अपने आसपास। क्लियर है? मैप में थोड़ा डाउट हो जाता है, कोई नहीं, मैं आपके लिए पॉलिटिकल मैप यूज़ करूँगी और मैं उसके साथ फिजिकल करूँ, क्योंकि फिजिकली भी आपको पता होना चाहिए। मैं कहीं कहीं पर फिजिकल मैप यूज़ करती हूँ। अभी मैं समझ रही हूँ आपको डाउट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बाउंड्रीज है ना स्टेट्स की, वो आपके लिए क्लियर नहीं है। अभी तक आपने कलरफुल मैप देखे हैं, पॉलिटिकल मैप देखे हैं, सो वहाँ पर तो पता रहता है, कलरफुल बाउंड्रीज होती है ना कि ये स्टेट है, यहाँ से यहाँ तक है। फिजिकल में क्या है, सब एक जैसा लगता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर कर्नाटका शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, बाउंड्री कहाँ से किस स्टेट की शुरू हो रही है, इसलिए ये कन्फ्यूजन हो रहा है। मैं समझ गई आपकी प्रॉब्लम,
डोंट वरी दिव्या, मैं सभी स्टूडेंट को कह रही हूँ नेक्स्ट टाइम से पॉलिटिकल एंड फिजिकल, क्योंकि आपको मैं फिजिकल मैप भी सिखाऊंगी, ठीक है। आगे चलें, यहाँ पर आप ट्रिब्यूटरीज देख लीजिए इसकी। सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज अगर हम यहाँ देखते हैं तो घाटप्रभा, मालप्रभा एंड तुंगभद्रा। अब दोबारा यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर ये देखो, ये जो हमने देखी यहाँ पर ट्रिब्यूटरी ये कहाँ पर है, जैसे कि तुंगभद्रा तो ये रही है ना, ये कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी, ये है यहाँ पर आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सो तुंगभद्रा ये है, मालप्रभा यहाँ पर है। अब आप ये चीज कर सकते हो ना, जब भी कोई रिवर पढ़ोगे इस तरीके से, फिर आप यहाँ पर रेप और राइट और लेफ्ट लिख करके वहां पर ऐड कर सकते हो, ये कर सकते हो ना आप लोग। यहाँ पर आपकी हो गई मालप्रभा, यहाँ पर हो गई तुंगभद्रा, है ना। आगे यहाँ देख लीजिए, एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आप देखेंगे भीमा, मूसी एंड मुंडेरी। अब अगेन इधर आ जाइए, ये है भीमा, ठीक है, ये आपकी भीमा है, और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे भीमा के बाद आएगी मूसी। कई बार सारी रिवर्स भी यहाँ पर नहीं होती हैं विजिबल, है ना। आगे देख लेते हैं। सो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना रिवर कावेरी, कावेरी नदी। ये पेन ठीक है, रेड कलर ठीक है पेन का, ये विजिबल है, रेड पेन ठीक है, एक बार बताइए मुझे विजिबल है। इट्स नॉन पोनी इन तमिल, यानी कि जो कावेरी नदी है, ओके, जो कावेरी नदी है उसको तमिल भाषा में कहा जाता है पोन्नी। तो अगर कभी स्टेटमेंट आ जाए कावेरी से रिलेटेड कि कावेरी नदी के संबंध में इनमें से कौन सा शब्द सही है, वहीं पर इनकी कोई सहायक नदी पूछ ले, या फिर सहायक नदी पूछ लेगा आपसे तुंगभद्रा पूछ ले, मालप्रभा, घाटप्रभा, और वहीं पर पोन्नी आ जाए और पूछ क्या रहा है कावेरी नदी के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, घाटप्रभा, मालप्रभा एंड वहीं पर आपसे तुंगभद्रा और पोन्नी। अब आपको बताना है, सो उनमें से सही कौन सा है, पोन्नी, क्योंकि ये जो तीनों सहायक नदियां हैं ये किसकी हैं, कृष्णा की। लेकिन पूछ क्या रहा है, कावेरी से रिलेटेड। पोन्नी कहा जाता है कावेरी को तमिल भाषा में, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ध्यान रखनी है। एंड इट्स राइज इन ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट। और जो कावेरी नदी है ये भी पश्चिमी घाट से निकलती है, कहाँ से, ब्रह्मगिरी हिल्स से, इन साउथ वेस्टर्न कर्नाटका स्टेट। ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पर है, ब्रह्मगिरी हिल्स है कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक स्टेट में, जो कि वेस्टर्न घाट में पड़ता है, साउथ इंडिया में है ना। आगे देखते हैं। सो फ्लोज इन द साउथर्ली डायरेक्शन थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड डिसेंड्स द ईस्टर्न घाट इन द सीरीज ऑफ ग्रेट फॉल्स एंड ड्रेन्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल थ्रू द पुडुचेरी। अगेन आप देखेंगे ये जो नदी है कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर के दक्षिण पूर्व की तरफ बहती है, और पूर्वी घाट से कई बड़े बड़े झरनों के रूप में ये नीचे उतरती है। क्योंकि जो पेनिनसुलर इंडिया है, जो पेनिनसुलर प्लेटू है, वो कैसा है, ऊंचा नीचा है, इसीलिए वाटरफॉल्स बनाती है बहुत सारे यहाँ पर, ये क्लियर है। और पोडुचेरी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल विसर्जित कर देती है। आगे देख लेते हैं। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप देखेंगे यहाँ पर अर्कावती, हेमावती, यानी कि आप ऐसे इसको बनाइए, है ना। यहाँ पर ब्रह्मगिरी हिल्स कौन सा स्टेट है, कर्नाटका, ठीक है। पुडुचेरी के पास यहाँ पर ये अपना जल विसर्जित कर देती है, कहाँ, बे ऑफ बंगाल, क्योंकि ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, राइट, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है इसलिए। आगे देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आप देखेंगे ये है राइट बैंक, यहाँ पर है लेफ्ट बैंक से। सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप देखेंगे, इधर से जो भी नदियाँ जाएंगी वो होगी आपकी लक्ष्मणा, एंड यहाँ पर आप देखेंगे स्वर्णवती एंड नोएली, भावनी, काबिनी, अमरावती। उसके बाद जो आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं अक्रावती, हेमावती, शिमसा एंड द हरंगी, राइट। ये चीज़ें भी आप यहाँ देख लीजिए। कोई भी नदी आप पढ़ रहे हो, मैं दोबारा बता रही हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छी है याद करने के लिए। और जो स्टूडेंट घर से बाहर रहते हैं या जो घर में भी रहते हैं, आपकी अपनी एक स्टडी टेबल होगी, राइट, वहाँ पर छोटे छोटे से स्टिक्स बना के, स्टिकर्स बना के चिपका लो, ठीक है। उससे क्या होगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना लिखना है। मान लो कावेरी लिख रहे हो, कावेरी बनाओ, लिखो पूरा कावेरी।
ओ मतलब ओरिजिन ब्रह्मगिरी, कहाँ? कर्नाटक लिख दो, ब्रह्मगिरी के पास कर्नाटक। उसके बाद पूरा लाइन खींचिए इस तरीके से, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल लिख देंगे और पुडुचेरी तो आपको ये पता चल जाएगा ईस्ट फ्लोइंग है। एक तरफ लेफ्ट एक तरफ राइट बनाइए, और जो जो ट्रिब्यूटरीज हैं आपको ये नहीं कि कहाँ से जुड़ती है, सिर्फ यहाँ पर सारी लिख दो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और इधर लिख दो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और अपने टेबल के पास चिपका लो। इस तरीके से आप जब पढ़ना सीखोगे ना, दिन में चाहे 4 बार अपनी टेबल स्टडी टेबल पर बैठ रहे हो, रात को पढ़ रहे हो, आपकी नज़र हमेशा जाएगी वहाँ पर। क्लियर है? और आपको साइकोलॉजिकली भी बहुत अच्छा लगेगा जब आपको चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। और याद इसलिए नहीं हो जाएंगी कि आप मतलब कुछ आपने जड़ी बूटी खा ली, क्योंकि आप बार बार देखोगे उस चीज़ को, इसलिए आपको याद हो जाएंगी वो चीज़ें। और फिर अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखना और फिर मुझे बताना ज़रूर इसके बारे में, है ना? क्योंकि अभी तो हम लोग बस शुरू हुआ है हमारा सिलेबस यहाँ पे, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। क्लियर है? यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये है यहाँ पर आपकी, यहाँ से निकलती है, और यहाँ पर ये कावेरी रिवर है ना? कावेरी रिवर के बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ पर वे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित करती है ब्रह्मगिरी घाटियों से। साउथ देखो, यहाँ से ये साउथ कर्नाटका से निकलती है ब्रह्मगिरी हिल से, यहाँ से। एक चीज और, इसी पर कृष्ण राजा सागर डैम भी है, यहाँ पर कृष्ण राजा सागर डैम है ना? अब यहाँ पर आप देखिए, काबिनी इसकी नदी है, सहायक नदी है। एक और यहाँ पर देखिए, मैतूर रिजर्वायर डैम कहाँ पर है? कावेरी रिवर पर। सो यहाँ से आपको ये भी चीज़ें मिल जाएंगी। कृष्ण राजा सागर डैम कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। मैतूर रिजर्वायर कहाँ पर है? कावेरी रिवर पर। और ये जो डैम है ना, कृष्ण राजा सागर डैम, इसके ऊपर तो एक मूवी भी बनी है साउथ इंडिया की, पता है? बहुत फेमस, मतलब काफ़ी अच्छी मूवी गई थी, उसने काफ़ी अच्छा काम किया था। और आपको बहुत, अगर आप लोग देखोगे ना, तो हिस्ट्री की बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपको उससे, है ना? आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ अपना ये जल विसर्जित करती है, तंजावुर इसके साउथ में पड़ता है। एक चीज और, तंजावुर पड़ता है इसके साउथ में, राइट? अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि जो मैतूर रिजर्वायर है ये कावेरी नदी के दक्षिण में है या फिर नॉर्थ में है, उत्तर में, सो बीच में पड़ता है, मतलब ये पड़ता है लेफ्ट साइड में। क्लियर है? सेम चीज यहाँ पर आप देखेंगे, जो कृष्ण राजा सागर डैम है ये इसके पड़ता है इधर राइट में। यहाँ तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? यहाँ तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हम यहाँ पर देखेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि अभी तक हमने क्या देखा था? ईस्ट फ्लोइंग रिवर, पूर्व की तरफ बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो मुख्य नदियाँ हैं पूर्व की तरफ बहती हैं। अब हम देखेंगे जो नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं, यानी कि वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, ओके। आगे देख लेते हैं नर्मदा रिवर। आज स्टूडेंट काफ़ी कम है क्लास में, है ना? सैटरडे की वजह से वीकेंड सेलिब्रेट कर रहे हो आप लोग, हैं? आगे देख लेते हैं। नर्मदा रिवर के बारे में देखते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मैंने सबसे पहले मैप में आपको दिखाया था कहाँ से ओरिजिन होता है और कहाँ पर अपना जल विसर्जित करती है। देखते हैं यहाँ पर, द नर्मदा रिवर ऑल्सो नोन एज रेवा, यानी कि जो नर्मदा नदी है इसको रीवा के नाम से भी जाना जाता था, है ना? रीवा एक जगह है मध्य प्रदेश में, ठीक है? सर्व्स एज ए ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। जो नर्मदा नदी है ये एक ट्रेडिशनल बाउंड्री बनाती है, ड्रॉ करती है, कहाँ पर? उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में। क्लियर है? एंड इट इज़ 1312 किलोमीटर वेस्ट ऑफ इट्स ओरिजिन, यानी कि जहाँ से ये इसकी उत्पत्ति होती है, जहाँ से ये इसका ओरिजिन होता है, वहाँ से लगभग 1312 किलोमीटर इसका बेसिन एरिया है। और उसके बाद ये अपना जल विसर्जित कर देती है कहाँ पर? अरेबियन सी में। वेस्ट ऑफ इट्स ओरिजिन एंड द अमरकंटक पीक ऑफ मैकाल माउंटेन, ये अमरकंटक पीक से निकलती है, राइट? और अगर माउंटेन की बात करें कि कौन से माउंटेन है यहाँ पर, तो मैकाल माउंटेन है, मैकाल पर्वत है, वहाँ से ये करती है। क्लियर है? अच्छा, मैं अभी आंसर करूंगी आपको, ठीक है? पहले ये देख लेते हैं। इट फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ खंबात, यानी कि जो ये आपकी नर्मदा है, हमने अभी क्या देखा था? नर्मदा नदी अपना जल विसर्जित कहाँ पर करती है? अरेबियन सी में। अब अरेबियन सी में भी अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए तो गल्फ ऑफ खंबात, यानी कि खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एंड इट ड्रेन्स अ लार्ज एरिया इन मध्य प्रदेश बिसाइड सम एरियाज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात।
ये मध्य प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भी बहती है, और उसके बाद गुजरात में ये गल्फ ऑफ खंबात में अपना जल विसर्जित कर देती है। यानी कि उत्पत्ति कहाँ से होती है? मध्य प्रदेश से। उसके बाद महाराष्ट्र, देन गुजरात, गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। क्लियर? ये है नर्मदा के बारे में, राइट। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, मैं पहले बता रही हूँ, डोंट वरी। रीना, मैं सभी स्टूडेंट को बोल रही हूँ, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको जितनी टेंशन है ना पढ़ने की, मुझे आपसे ज़्यादा आपको अच्छे से पढ़ाने की टेंशन है, ठीक है? सो डोंट वरी, जितना बेस्ट पॉसिबल होगा मैं आपको उतना बेस्ट दूंगी, है ना। और जब आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा, जितना अच्छी चीज़ ये आपके लिए है उतनी ही अच्छी चीज़ ये मेरे लिए भी है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब अगर आप कहीं पर, कोई भी आप में से वर्किंग है या नहीं भी है, जब आप खुद बनोगे ना टीचर, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जब आगे निकलते हैं या जब उनका एग्ज़ाम क्रैक होता है तो टीचर को कितना अच्छा लगता है, ये आप फील करोगे बाद में। क्लियर? डाउट सेशन होगा, डोंट वरी, डाउट सेशन आपका 4-5 क्लास हो जाएंगी ना, उसके बाद होगा। हाँ, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ न्यू न्यू चीज़ें लेके आने की आपके आगे, है ना। और पेशेंस थोड़ा सा रखा करो, मैं सारी पॉसिबल चीज़ें आपको बताती हूँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो मैं पढ़ा रही हूँ, बीच में से आप बोलोगे इसको यहाँ पर शो कर दो, मैं तो पॉसिबली कितना ज़्यादा आपको मैप से शो करती हूँ, आपको उतना मिलेगा नहीं कहीं पे, है ना। सो डोंट वरी। थैंक यू ज्योति। It is the west flowing river of peninsular region and flowing through a rift valley between Vindhya range on north and the Satpura range on the south। यानी कि ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पेनिनसुलर रिवर है, जो कि वेस्ट की तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है, अरेबियन सी में जल विसर्जित करती है। एमपी से, यहाँ से ओरिजिन होता है इसका। देन महाराष्ट्र, गुजरात में ये खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंबात में अपना जल विसर्जित करती है। जो ये बाउंड्री बनाती है, इसके यहाँ पर क्या है? नॉर्थ में विंध्या, और इसके साउथ में क्या है? सतपुड़ा, ठीक है। साउथ में आता है इसका सतपुड़ा, ये बाउंड्री है। और ये पर्वतमाला के बीच भ्रंश घाटी से बहती है, दरार घाटी से बहती है। और ये जो दरार घाटी बनी है वो कैसे बनी है? वो भी अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनी है, जैसे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था उसी तरीके से। जब मैं आपको वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको अर्थक्वेक पढ़ाऊंगी, तब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो भ्रंश घाटियाँ होती हैं वो कैसे बनती हैं। जैसे हमने हिमालय की फॉर्मेशन पढ़ी थी ना, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ जो भ्रंश घाटियाँ बनती हैं, जो रिफ्ट वैली होती हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। यहां पर आप देखिए, ये है आपकी यहाँ पर विंध्या रेंज, राइट। यहाँ पर है क्या? सतपुड़ा रेंज। और ये है नर्मदा, यहाँ से निकलती है नर्मदा, ये नर्मदा है ना, यहाँ पर, राइट। ये खंबात की खाड़ी है, यहाँ पर अपना ये जल विसर्जित कर देती है। यहाँ पर देखिए, क्लियर है ये चीज़। इसके ईस्ट में पड़ता है छोटा नागपुर प्लेटू, राइट। साउथ में क्या है? दक्कन प्लेटू। बस आप ये जान लो, विंध्या नॉर्थ में है ना, और साउथ में सतपुड़ा। अगर याद भी ना रहे ना कि सतपुड़ा कहाँ पर है, नॉर्थ में है या फिर साउथ में, तो सतपुड़ा पता है एस से आता है, एक और एस लगा लो, एस साउथ, एस सतपुड़ा, ठीक है, आपको याद रहेगा। फिर विंध्या याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है जब सतपुड़ा साउथ में है तो विंध्या नॉर्थ में ही होगी। क्लियर है? ये चीज़ आप ध्यान रखिए। खंबात की खाड़ी में गिरती है, अमरकंटक से शुरू होती है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है? ये है आपकी तापी। तापी भी आप लोग यहाँ पर देख लो एक बार, ये तापी है। और सतपुड़ा तापी के भी कहाँ पर पड़ता है? नॉर्थ में, साउथ में पड़ता है। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी, राइट। दोबारा आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, दक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर, अरावली रेंज आपकी यहाँ पर है, थार डेजर्ट आपका यहाँ पर है, राइट। ये है आपका रन ऑफ कच्छ, जो हमने उस दिन पढ़ा था। आगे देख लेते हैं। ऊपर आपको दिखेगा वहां पर नॉर्दर्न प्लेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन। क्लियर? सो इट कवर्स एरिया ऑफ 98,796 स्क्वायर किलोमीटर एंड फॉर्म्स 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी बिफोर आउटफ्लोइंग इनटू द अरेबियन सी थ्रू द गल्फ ऑफ कैम्बे। यानी कि जो नर्मदा नदी है, ये आप मान करके चलो लगभग 98,796 वर्ग किलोमीटर में इसका जो बेसिन है, नर्मदा रिवर बेसिन है, वो फैला हुआ है। एंड लगभग 27 किलोमीटर लंबी ये एस्चुरी बनाती है। कहाँ पर? अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ कैम्बे में, राइट, कैम्बे की खाड़ी में। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट अमंग द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। यानी कि पेनिनसुलर इंडिया की ये लंबी बहने वाली नदियों में से एक है।
क्लियर? सबसे लंबी बहने वाली नदियों में से एक है जो आपकी रिवर नर्मदा है, नर्मदा नदी है। क्लियर है यहाँ पर आपको? आगे हम इसके कुछ डैम्स देख लेते हैं जो नर्मदा नदी पर मुख्य डैम्स हैं, है ना? बहुत बार पूछ लेता है। सो मेजर डैम्स ऑन द रिवर इंक्लूड, यानी कि मुख्य डैम कौन से हैं जो नर्मदा नदी पर हैं? एक है ओमकारेश्वर डैम। ओमकारेश्वर डैम अभी बहुत ज़्यादा फेमस था, मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था ओमकारेश्वर डैम पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जा करके देखना, ठीक है? शायद सिविल्स टाइप के हिमाचल वाले चैनल पे है आई थिंक, या तो टीचिंग पे होगा। सो आप लोग देखना, ये बहुत फेमस था। यहाँ पर पता है क्या हुआ है अभी? अगर किसी स्टूडेंट ने न्यूज़ पढ़ा था अभी, लगभग पिछले 20 दिन पहले की बात है, 20-25 दिन। सो एक बार मुझे बताइए अगर पढ़ा है इसके बारे में कुछ तो। और दूसरा है महेश्वर डैम। सो ओंकारेश्वर डैम, महेश्वर डैम, ये जो है नर्मदा नदी के मुख्य बांध है। क्लियर? ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताती हूँ ओंकारेश्वर डैम क्यों फेमस था। देखो, ये जो डैम फेमस था, ये क्यों फेमस था? क्योंकि यहाँ पर इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पैनल यानी फ्लोटिंग सोलर पैनल पार्क बना है। यहाँ पर फ्लोटिंग सोलर पार्क, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क बना है। कहाँ पर? ओंकारेश्वर डैम पर। ओंकारेश्वर डैम कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, राइट? हाँ, सरदार सरोवर डैम भी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज़? आपको बहुत सारी नॉलेज इसके बारे में मिलेगी, ओमकारेश्वर डैम के बारे में आप एक बार देखना ये चीज़, ठीक है? बहुत सारी नॉलेज मिलेगी उसके बारे में यहाँ पर। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं नर्मदा रिवर के बारे में, है ना? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से निकलती है नर्मदा रिवर, यहाँ से इस वाले पॉइंट से, रेड से, यहाँ से निकलती है नर्मदा रिवर, यहाँ पर जाकर के अपना जल विसर्जित कर देती है। अब आप देखिए, ये है महेश्वर, यहाँ पर ये महेश्वर डैम है, ये है ओंकारेश्वर, ये ओंकारेश्वर है। तवा नदी इसकी सहायक नदी है, जो तवा नदी है वो इसकी सहायक नदी है, राइट? नर्मदा सागर यहाँ पर है ना? सो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए। एंड ये है सरदार सरोवर, ये देखो, ये ओंकारेश्वर है, नर्मदा सागर और महेश्वर, ये जो डैम है ये बिल्कुल साथ साथ में, मतलब एक के बाद एक नर्मदा नदी पर ही है। दूसरी चीज़, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है ये। और यहाँ पर है सरदार सरोवर डैम। सो सरदार सरोवर डैम काफ़ी कुछ इधर पड़ता है आपके गुजरात की तरफ, यानी कि अरेबियन सी की तरफ पड़ता है। अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि सूरत नर्मदा नदी के नॉर्थ में है या साउथ में है, तो साउथ में है। बड़ौदा नॉर्थ में है। इंदौर कहाँ पर पड़ता है? क्योंकि एमपी की बहुत ये महत्वपूर्ण शहर है इंदौर, राइट? इंदौर भी नर्मदा के नॉर्थ में पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी नर्मदा के नॉर्थ में या साउथ में है, तो नॉर्थ में पड़ती है। क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नर्मदा की उत्पत्ति मध्य प्रदेश से होती है। सो जो कैपिटल है एमपी की, वो भी नर्मदा के नॉर्थ में पड़ती है। देखो, मैं इसीलिए बोलती हूँ अपना विजन ना बढ़ा करके रखो। बस इतना नहीं पढ़ना है कि उत्पत्ति कहाँ से होती है, किस राज्य से होती है, कहाँ जा करके गिरती है, कि आपने ट्रिब्यूटरीज देख ली, डैम्स देख लिए, जितना सामने दिख रहा है कनेक्ट करने की कोशिश करो। क्या गारंटी है कि आपसे नहीं पूछा जाएगा कि नर्मदा के नॉर्थ में कौन सा शहर पड़ता है, साउथ में? या भोपाल कहाँ पड़ता है, नॉर्थ में या साउथ में? पूछ तो सकता ही है ना, कोई लिमिटेशन तो है नहीं, है ना? फिर उस समय हमको पता क्या लगता है कि जो क्वेश्चन आया ना वो सिलेबस के बाहर आया, या फिर ट्रेंड चेंज कर दिया बिल्कुल इस बार तो कमीशन ने, फिर ऐसे लगता है हमें। उसका एक ही इलाज है, और वो इलाज क्या है? अपने तरीके बदलने पड़ेंगे पढ़ने के, है ना? बस यही इलाज है, और कोई इलाज नहीं है। आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस कलर कोड अलर्ट्स यूज्ड बाय द इश्यूड बाय द आईएमडी। ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ यहाँ पर? क्योंकि क्या होता है कि जब फ्लड आता है किसी रिवर में, जब फ्लड आता है, पीछे भी हुआ है ना? या फिर जब पोल्यूशन होता है, कुछ भी कोई भी चीज़ होती है, तो आईएमडी की फुल फॉर्म आप लोग मुझे बता सकते हैं? ये आपको सिलेबस से बाहर की चीज़ लग रही होगी कि मैं इसको बीच में क्यों लेके आई। इसी को बोलते हैं कनेक्ट करना या कनेक्ट करके पढ़ना, है ना? जब फ्लड्स आते हैं तो ज़रूरी नहीं है ना वहाँ पर सिर्फ इतना ही आए कि कौन सी नदी में फ्लड आया, किस राज्य में ज़्यादा नुकसान हुआ। हो सकता है आपसे कलर्स के बारे में पूछ ले कि जो आईएमडी कलर्स इश्यू करता है उसका मतलब क्या होता है। अगर मान लो येलो कलर इश्यू किया है तो उसका मतलब क्या है? आईएमडी की फुल फॉर्म आप लोग मुझे बता सकते हैं? हरी किशन, मैं उस समय पढ़ नहीं पाई थी, आप क्या बोलना चाह रहे थे? आप एक बार मुझे बताइए क्या बोलना चाह रहे थे। 10 मिनट के क्लास लेट स्टार्ट हुई थी, ऐसा कुछ था। आप मुझे बताइए हरी किशन, कोई प्रॉब्लम था क्या, किसी चीज़ को लेके कोई डाउट था?
आईएमडी की फुल फॉर्म होती है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राइट। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे फ्लड हो, जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, उनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पर चीज़ें होती हैं, है ना, उनको क्या करता है, ये आम जनता के लिए एडवाइजरी इशू करता है, ताकि पहले से पहले जो एनडीआरएफ टीम होती है, जो भी सरकार की दूसरी एजेंसी होती हैं, जिनके थ्रू कम से कम नुकसान हो, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो उनका, या फिर आम जनता का जान माल की हानि कम से कम हो, है ना, उस चीज को रोका जा सके। इसलिए क्या करता है आईएमडी, पहले से पहले सचेत कर देता है, एक एडवाइजरी जारी करता है। क्लियर? ये इसका काम होता है। अच्छा, ऑफिस से घर पहुंचने में 10 मिनट लग जाते हैं। अच्छा हरिकिशन, आप अपनी बात कर रहे हैं, आप ऑफिस से घर पहुंचने में 10 मिनट लग जाते हैं, ये बात बता रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं क्या? आप माइक यूज कर सकते हो। ओके ओके ओके। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट हम 2-4 मिनट तो लेट हो ही जाते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है आप वर्किंग हो। सो यहाँ पर देख लेते हैं कि ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है, ऑल इज वेल, है ना। जो ग्रीन कलर यहाँ पर ये जारी करता है, इसका मतलब क्या होता है ग्रीन कलर का? यानी कि सब ठीक है, बोलते भी ना हरी झंडी मिल गई, किसी चीज को बोलते हैं ना ग्रीन फ्लैग, मतलब बढ़िया है, राइट। ओके ओके, ब्रेक ले लो, हाँ मैं भूल ही गई, क्योंकि ठीक है ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक ले लो आप लोग। कल क्लास नहीं हुई थी अनीता, कल थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट में आप लोग वापस आइए, ठीक है। कोई नहीं, मैं अब कराती हूँ, बाद में कराते हैं। थैंक यू सो मच अनीता। आप लोग ब्रेक ले लीजिए, फिर मैं कराती हूँ बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, ओके राजेश, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सो वापस आ गए सभी स्टूडेंट्स? 30 सेकंड वेट कर लेते हैं, है ना, ताकि जो भी रह गए हैं तो वापस आप लोग आ जाइए। अगर सभी लोग आ गए हैं तो एक बार मुझे बताइए। ओके, ठीक है, शुरू कर लेते हैं फिर, राइट? क्योंकि टाइम ऑलरेडी कम है तो कोशिश करेंगे कि फिनिश कर दें इसको। आईएमडी कलर्स यूज़ करता है, 4 कलर्स। क्यों यूज़ करता है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी, ये जो कलर्स होते हैं इनका मतलब क्या होता है। अगर मान लो आईएमडी ने ग्रीन कलर यूज़ किया है, ग्रीन कलर इशू किया है अपनी एडवाइजरी में, तो उसका मतलब क्या है? मतलब कि ऑल इज़ वेल, सब ठीक है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और आईएमडी के अकॉर्डिंग उसने अपनी जो एडवाइजरी इशू की है और उसमें उसने रेड फ्लैग यानी कि ग्रीन कलर यूज़ किया है, उसका मतलब है बहुत परेशानी वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक है। एंड जब आता है येलो कलर, येलो कलर का मतलब क्या होता है? येलो कलर का मतलब यहाँ पर होता है बी अवेयर, यानी कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप लोग अवेयर रहिए, प्रिपेयर रहिए, राइट? इसका मतलब होता है ये। देन आते हैं हम लोग ऑरेंज कलर पर। यहाँ पर ऑरेंज कलर, चलो ये देख लेते हैं, ऑरेंज तो है नहीं इसमें। ऑरेंज कलर पर जब हम आते हैं तो ऑरेंज कलर का मतलब होता है अगेन बी प्रिपेयर्ड, बट ये जो कलर होता है यहाँ पर है बी अवेयर, यानी कि सावधान रहिए, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए। बट जब ऑरेंज कलर या अम्बेर कलर होता है तो उसका मतलब होता है बी प्रिपेयर्ड, यानी कि बिल्कुल बोरिया बिस्तर बंद करके तैयार रहिए। हो सकता है कि फ्लड आ जाए, हो सकता है कि कोई भी किसी तरीके की सुनामी आ जाए, बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म, आंधी तूफान, ये सब चीज़ें आती हैं। सो इसीलिए ये कलर्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब बी प्रिपेयर्ड। एंड रेड का मतलब क्या होता है? टेक एक्शन, मतलब कि प्रॉब्लम आ चुकी है, अब देर है किस चीज़ की? कार्रवाई करने की। सो टेक एक्शन, ये होता है रेड कलर। अब हम यहाँ थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, मैं बताऊँ आपको, बड़े से बड़े एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं। बहुत बार यूपीएससी पूछ लेता है ऐसी चीज़ें। सो हमको तो कवर करना जरूरी हो जाता है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई इधर उधर की चीज़ नहीं है, राइट? देख लेते हैं ग्रीन कलर। सो ऑल इज वेल, नो एडवाइजरी इज इशूड, यानी कि यहाँ पर कोई किसी भी तरीके की एडवाइजरी आईएमडी इशू नहीं करता है जब ग्रीन कलर दिखाता है तो, ठीक है। लेकिन जब येलो कलर होता है, जब आईएमडी येलो कलर का यूज करता है, सो यहाँ का मतलब क्या होता है? बी अवेयर, यानी कि आप लोग सावधान रहिए, अवेयर रहिए। येलो इंडिकेट सीवियरली बैड वेदर, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा बैड वेदर दिखाता है, स्पैनिंग अक्रॉस सेवरल डेज, मानी कि चलने वाले खराब मौसम को दर्शाता है कि अभी जो मौसम चल रहा है ये थोड़ा खराब है, इसलिए आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है ना? जैसे कि हिमाचल में इतने लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं जब बारिश होती है, मानसून आता है, कितनी ज़्यादा फ्लड आ जाते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। सो आईएमडी एडवाइजरी इशू करता है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत बार तो ऐसा होता है कि बस बहुत जल्दी, क्योंकि हिली स्टेट है, एकदम से हो जाता है नेचुरली। नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि आईएमडी पहले से एडवाइजरी इशू करके रखता है, लेकिन लोग अवेयर नहीं होते हैं, इसलिए जाना बंद नहीं करते हैं, है ना? जैसे टूरिस्ट प्लेस है हिमाचल, बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, पता चले बीच में स्टक हो गए, बारिश हो गई, आईएमडी तो 24 घंटे पहले जारी कर देता है कि बारिश होने वाली है ना? आप लोगों को पता है ना ये चीज़, जब बारिश होती है कि येलो अलर्ट है, रेड अलर्ट है, ग्रीन है, ऑरेंज है, ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज में सुना है? अगर आपने सुना है तो मुझे बताइए एक बार ज़रूर। हाँ जी, हाँ जी। तो वही ये चीज़ है। आगे देख लेते हैं। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द वेदर कुड चेंज फॉर अ वर्स, यानी कि पीले कलर का, येलो कलर का मतलब ये होता है आप लोग अवेयर रहो, ऐसा भी हो सकता है कि जो वेदर है वो खराब से खराब में चेंज हो जाए। तो जब एडवाइजरी येलो जारी होती है बाय आईएमडी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं कोई बात नहीं है, लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं और ऐसी जगह पर चले जाते हैं जबकि नहीं जाना चाहिए, है ना? और बाद में क्या होता है कि पता ही नहीं चला, अचानक से हो गया। अचानक से नहीं होता है, पहले से पता होता है कुछ ना कुछ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सोशल मीडिया देखो, सोशल मीडिया चलाने वाले जो लोग हैं वो सब्जेक्टिविटी वहाँ पर दिखाते हैं। मान लो मैं कोई चीज़ कह रही हूँ, अब जो मैं कह रही हूँ ये डिपेंड ये करता है कि मैं किस तरीके से उसको बता रही हूँ, कितना ऐड कर रही हूँ, जितना है क्या मैं उतना ही बता रही हूँ। तो सोशल मीडिया पर सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ऑथेंटिक न्यूज हमेशा, मैं, आप लोग स्टूडेंट हो, मैं आप लोगों से एक चीज़ कह रही हूँ, हमेशा ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक पढ़ो। जब आप न्यूज़ भी देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ऑथेंटिक पढ़ो,
है ना। ऑथेंटिक न्यूज़पेपर पढ़ा करो, सुना करो, ज़्यादा सोशल मीडिया के चक्कर में नहीं रहना, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाता है फिर। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ऑरेंज कलर के बारे में या आम्बेड कलर के बारे में। इसका मतलब होता है बी प्रिपेयर्ड, यानी कि तैयार रहें। सो द ऑरेंज अलर्ट इज इशूड एज द warning extremely bad weather with the potential of disruption is commute with the road and rail closure, interruption of power supply। जब ऑरेंज कलर इशू होता है, ऑरेंज कलर एडवाइजरी में इशू होता है बाय आईएमडी, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मौसम है वो एक्सट्रीमली बैड वेदर यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, इस तरीके की एडवाइजरी इशू होती है यहाँ पर। जैसे कि इस समय पर क्या होता है, सड़क रेल मार्ग बंद हो जाते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें इंटरप्शन हो जाता है। इवन यहाँ पर क्या होता है, पावर सप्लाई भी कट ऑफ हो जाती है, उसमें भी इंटरप्शन हो जाता है। जब ज़्यादा बारिश हो जाती है, फ्लड आ जाता है, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं, ये हो सकता है। यानी कि जो ऑरेंज कलर होता है, बी प्रिपेयर्ड, मतलब मौसम जो है वो इतना ख़राब हो सकता है कि रेल, बस, रोड, बिजली, ये सारी चीज़ें भी आपकी बंद हो सकती हैं। इसलिए बी प्रिपेयर्ड, राइट, बी अवेयर से बाद की चीज़ है ये। आगे देख लेते हैं। अब रेड का कलर जब आता है तो यहाँ पर है टेक एक्शन, यानी कि कार्रवाई करने की बात होती है। व्हेन द एक्सट्रीमली बैड वेदर कंडीशंस आर सर्टेनली गोइंग टू डिस्टर्ब ट्रेवल एंड पावर एंड हैव सिग्निफिकेंट रिस्क टू लाइफ, द रेड अलर्ट इज इशूड। यानी कि जब बहुत ज़्यादा मौसम खराब हो जाता है, सो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि निश्चित रूप से ही यहाँ पर जो ट्रैवलिंग होती है या फिर जो पावर सप्लाई होती है वो भी बाधित हो जाती है, और जीवन के लिए, लाइफ के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होते हैं वो भी इंटरप्ट हो जाते हैं, राइट। और यहाँ पर क्या होता है, तो इस समय पर रेड अलर्ट जारी किया जाता है कि कार्रवाई करने की ज़रूरत है, लोगों को बचाने की ज़रूरत है, ताकि कम से कम जान माल की हानि हो सके। क्लियर। सो ये 4 चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। किसके द्वारा इशू किए जाते, आईएमडी, है ना, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। आप मुझे बता सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आईएमडी का? आईएमडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। आगे हम लोग आ जाते हैं अगेन यहाँ पर नर्मदा के बाद ताप्ती, ताप्ती रिवर पर आ जाते हैं, ताप्ती रिवर पर आ जाते हैं। अच्छा देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग क्लियर करना इस चीज़ में। आईएमडी के बहुत सारे रीजनल ऑफिस भी हैं, क्षेत्रीय ऑफिस हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भारत में बहुत सारी जगह हैं। जो जो मेजर शहर हैं, बेंगलुरु, पुणे हो गया, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, है ना, इंदौर, बहुत जगह है। मैं पूछ रही हूँ हेडक्वार्टर। सो वापस आते हैं, अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो बताइए, ताप्ती नदी कहाँ पर है? द ताप्ती इज वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया विद द लेंथ अबाउट 724 किलोमीटर। यानी कि जो ताप्ती नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, जिसकी लंबाई लगभग यहाँ पर देखिए 724 किलोमीटर है, यानी कि छोटी नदी है। ओके, अनीता बोल रही है न्यू दिल्ली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, बाकी जगह पर ना इसके रीजनल ऑफिसेस हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं आईएमडी के। आगे देख लेते हैं। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 65,145 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि ये जो नदी है कितने किलोमीटर में फैली हुई है? लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। एंड ताप्ती रिवर राइज नियर द मुल्ताई टैंक इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यानी कि जो ताप्ती नदी है ये आपके मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और कहाँ पर? मुल्ताई टैंक, यानी कि ये तालाब है, मुल्ताई तालाब, वहाँ से निकलती है ताप्ती नदी, ठीक है। और इसके एलिवेशन की अगर बात करें, सो एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 752 मीटर, लगभग 752 मीटर ऊपर ऊंचाई पर एक तालाब है जिसका नाम है मुल्ताई तालाब, और ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है, वहाँ से निकलती है आपकी ताप्ती नदी। ये भी पेनिनसुलर रिवर है, भ्रंश घाटी से बहती है, वेस्ट की तरफ बहती है, नर्मदा के साउथ में है, और इसके साउथ में सतपुड़ा रेंज पड़ता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट। 1875 में स्टैब्लिश हुआ था, वेरी गुड। लोधी रोड पर है, बिल्कुल बिल्कुल लोधी रोड पर है। हाँ, आप में से कितने लोग हैं जो दिल्ली विजिट किए हैं? दिल्ली गए हैं आप लोग? कोई एग्ज़ाम देने के चक्कर में या किसी चक्कर में दिल्ली गए हैं आप में से? तो आपको पता होगा लोधी रोड जो है दिल्ली में बहुत ही फेमस जगह है, प्लस फेमस होने के साथ साथ एकदम पॉस एरिया है ना। और ये उधर ही पड़ता है जिधर पार्लियामेंट पड़ता है, वहीं सारे हेड ऑफिसेज हैं उधर ही साइड में। सुनीता गए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, ज्योति बोल रही है मैं दिल्ली से हूँ, गए हैं, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है ना। तो आपको पता होगा लोधी रोड के बारे में।
लोधी रोड के बारे में आप लोगों को पता होगा, राइट? आगे देख लेते हैं हम लोग. So it's one only the three rivers in peninsular India that run from east to west. The other being is the Narmada and the Mahi. यानी कि ये जो नदी है ताप्ती रिवर, ये भारत की केवल 3 ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से वेस्ट की तरफ बहती हैं. उनमें से एक नदी है तापी रिवर, राइट? और दूसरी कौन सी है? एक है नर्मदा और दूसरी है माही. यानी नर्मदा, माही एंड ताप्ती, ये 3 नदियां हैं जिनमें से ताप्ती एक ऐसी है जो इन 3 नदियों में से भी ये एक है जो बहती है वेस्ट की तरफ. क्लियर है? सो आगे देख लेते हैं हम लोग इसको. यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपको पहले बताया था, वही मैंने यहाँ पर किया था क्योंकि मुझे अचानक से याद आया कि क्लास में कुछ कन्फ्यूजन था इसको लेके, है ना? सो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं. हाँ जी, माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है. बिल्कुल 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 सही बात है, 2 बार काटती है. आगे देख लेते हैं. गोदावरी रिवर राइज इन नासिक, ये आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, राइट? एंड गोदावरी रिवर इज पॉपुलरली नोन एज दक्षिणी गंगा बिकॉज, क्यों जाना जाता है? बिकॉज इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर द गंगा, इसलिए गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है. और जो कावेरी है, कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस की वजह से उसको कहा जाता है गंगा ऑफ साउथ, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को. दक्षिणी गंगा कहा जाता है गोदावरी को बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड कंपेयर टू गंगा. क्लियर है? इसको कंपेयर किया जाता है गंगा से. आगे देखते हैं हम इसको. यहाँ तक क्लियर है ना ये चीज़ जो क्लास के शुरू में समझाया था? अभी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा यहाँ पर. अब अगर किसी बुक में आप पढ़ते हो कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो आपको पता है कावेरी को. अगर दक्षिणी गंगा पढ़ते हो तो आपको पता है गोदावरी को. एंड आपको यहाँ पर ये भी पता है कि गोदावरी को दक्षिणी गंगा क्यों कहा जाता है. ठीक है? हाँ जी, ओके. आगे देख लेते हैं. ओके, सो देखो यहाँ तक हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कंप्लीट हो चुका है. हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर का हमने ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग, पेनिनसुलर रिवर्स भी देखे. हमने अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें हिमालयन रिवर्स को भी देखा था. अब हम यहाँ पर अपना एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, राइट? नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और वो है एग्रीकल्चर. चूँकि हम लोग यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, है ना? सो ये है एग्रीकल्चर. देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन. पहले कुछ यहाँ पर हम इसका परिचय देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. सो सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो सॉइल होती है, जो मृदा होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है ना? जब हम सॉइल की बात करते हैं, यानी कि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जब हम कृषि की बात करते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा? कोई फसल आएगी. एग्रीकल्चर आप कब कर सकते हो? जब आपकी मृदा अच्छी होगी, मिट्टी अच्छी होगी खेत की. यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं कभी ना कभी, जिन्होंने हेल्प की है अपने घर वालों के साथ खेती में, या फिर उन्होंने कोई काम किया है, अभी भी करते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. हाँ जी, है ना? हाँ, बहुत अच्छा. सो आप लोगों को ये पता होगा कि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले जो एक चीज़ हमारे माइंड में आती है वो होती है सॉइल, मृदा, मिट्टी, है ना? ओके, ज्योति भी बोल रही हैं, अभी भी करते हैं. वेरी गुड, बहुत अच्छा. तो आप लोगों को अच्छे से नॉलेज होगी इस चीज़ की. और मिट्टी जो होती है ये एक प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, और ये एक टाइम पीरियड में डेवलप होती है. मैंने अपनी यूट्यूब पे क्लास में भी यहाँ से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन कराया था. आई थिंक 1 से 2 बार ये क्वेश्चन इस तरीके का कोई सवाल कराया है मैंने कि फॉर्मेशन कैसे होती है मृदा की, वो मैं आपको यहाँ पर भी बताऊँगी, है ना? कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मृदा की फॉर्मेशन में सहायक होते हैं. अच्छा, हरी कृष्ण बोल रहे हैं बहुत खेती की है मैम, छोटे लेवल पर. कोई बात नहीं. देखो, खेती हम चाहे छोटे लेवल पर करें या बड़े लेवल पर करें, बेसिकली हमें एक बेसिक नॉलेज तो होती है ना उसके बारे में, है ना? बेसिक नॉलेज होती है, राइट? सो जब हम मृदा की बात करते हैं, मृदा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है. एंड इंडियाज वेरिड नेचुरल एनवायरनमेंट रिजल्टेड इन अ ग्रेट वेराइटी ऑफ सॉइल्स कंपेयर्ड टू एनी अदर कंट्री ऑफ सिमिलर साइज इन द वर्ल्ड. यानी कि अगर हम इंडिया को देखते हैं एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट से, सॉइल के एस्पेक्ट से, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भारत के विविध प्राकृतिक वातावरण के ही कारण
दुनिया के किसी भी समान आकार के देश की तुलना में यहाँ पर मिट्टी की बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है ना। यानी कि जब आप देखते हैं कि इंडिया एक देश है, भारत एक देश है, वैसे ही आप अगर किसी दूसरे देश को देखते हैं भारत जितने आकार के या भारत से बड़े आकार के, सो आप ये देखेंगे, मैंने आपको आई थिंक अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था, भारत में हर एक प्रकार के मौसम मिलते हैं, है ना। विविधता में एकता, ये भी एक चीज़ होती है ना कि आपको यहाँ पे इंडियन डेजर्ट भी मिलेंगे, यानी कि रेगिस्तान भी मिलते हैं, गर्मी भी खूब होती है, तापमान भी खूब होता है, और यहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर भी होता है, स्नोफॉल भी होता है ना। ग्लेशियर्स भी है यहाँ पर, द्वीप भी है, यानी कि आइलैंड भी हैं, बीचेस भी हैं, राइट, और मृदा भी। तो ये सारे कारण जिम्मेदार किस लिए होते हैं, भारत के अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी पर, स्थलाकृतियों के फॉर्मेशन के लिए, प्लस उन टोपोलॉजीज पर, उन आकृति स्थलाकृतियों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत बड़ा ये जो एस्पेक्ट है, ये है किसका, वातावरण का, है ना। आप समझ पा रहे हैं कि भारत में कितनी विविधता है आपके एनवायरनमेंट को लेके, वातावरण को लेके, है कि नहीं। बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, सूखा भी पड़ता है बहुत सारी जगह पर, वृष्टि छाया प्रदेश हैं, पर्वत भी हैं ऊंचे ऊंचे, बीचेस भी हैं, रेगिस्तान भी हैं। आप देखो भारत की ब्यूटी को अगर आप ऐसे जोग्राफिकली एस्पेक्ट से देखोगे ना, सो आपको ये लगेगा कि हाँ मतलब बहुत ही सुंदर जगह है। बाकी आप वर्ल्ड में कोई भी देश उठा के देख लो, जो इतनी सारी वैरायटी आपको मिलेंगी नहीं मिलेंगी। आप देखना, एक बार इमेजिन करना, फिर मुझे बताना किसी क्लास में, ठीक है। हो सकता है मेरी नज़र से भी रह गया हो, तो आप मुझे बताना जरूर, है ना। मैं सबको बोल रही हूँ, मैं दोबारा पूछूंगी ये चीज़, ये होमवर्क है आपके लिए। आगे देख लेते हैं। सो द रिच डीप एंड फर्टाइल सॉइल सपोर्ट्स हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन थ्रू एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी, यानी कि रिच डीप जो समृद्ध मृदा होती है, गहरी मृदा होती है, और उपजाऊ मिट्टी कृषि समृद्धि के माध्यम से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के उच्च घनत्व का समर्थन करती है। आप इसको ऐसे समझो, आप नॉर्दर्न प्लेन में देखो, वहाँ पर क्या है, उपजाऊ मृदा है ना, क्योंकि जो हिमालयन रिवर हैं, जो हिमालयी नदियाँ हैं, वो सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, अवसाद लेकर के आती हैं, और उनके थ्रू जो इंडो गैंगटिक प्लेन बना है, राइट, वो जो मैदान बना है वहाँ पर, वो अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है उसको, भाबर है, तराई है ना, फिर एलोवाइल फ्लड प्लेन्स है, उसको 2 में बांट दिया गया है, बांगर खादर, राइट। सो ये क्या है, बहुत उपजाऊ मृदा है। और आप ये देखेंगे कि जो इंडो गैंगटिक प्लेन है, चूँकि वहाँ पर मृदा बहुत अच्छी है, अगर मृदा अच्छी होगी तो खेती भी बहुत अच्छी होगी, कृषि भी बहुत अच्छी होगी, फसल भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ, यानी कि जो फसल होती है, देखो उपजाऊ मृदा होगी तो फसल जो होती है वो अच्छी उपज देती है ना। अगर सोन एरिया कम भी होता है ना, जो बुआई करने वाला क्षेत्र होता है, और मिट्टी अच्छी होती है, तो उस जो फसल वहाँ पर होती है उसका रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। जब रेशियो ज़्यादा होगा, फसल अच्छी होगी, तो वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होगी, है ना। सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो कनेक्ट करती हैं। आप इमेजिन करो किसी ऐसी, यानी आप हिली एरिया को इमेजिन करो, मृदा बहुत अच्छी नहीं होती है, फसल बहुत अच्छी नहीं होती है, गेहूँ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, या बाकी चीज़ें जो वहाँ के फूड हैबिट्स में शामिल है वो नहीं होता है, तो पॉपुलेशन भी कम होती है। वहीं पर आप दूसरे स्टेट को, जैसे उत्तर प्रदेश को देख लो, मध्य प्रदेश को देख लो, यहाँ पर क्या है, क्यों इतनी पॉपुलेशन है, मिट्टी उपजाऊ है। और उत्तर प्रदेश को भी जब आप बांटोगे ना अलग अलग जगह पर, कि वेस्टर्न यूपी को देखोगे, ईस्टर्न यूपी को देखोगे, साउथ यूपी को देखोगे, नॉर्थ यूपी को देखोगे, उसमें भी डिफरेंस लगेगा आपको। जहाँ पर मिट्टी अच्छी होती है, मृदा उपजाऊ होती है, फसल अच्छी होती है, वहाँ पर जनता ज़्यादा होती है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है, स्कूल्स अच्छे होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर, रोजगार के साधन अच्छे होते हैं। सो एक से एक कनेक्ट करती है सारी चीज़ें। आपको ये चीज़ क्लियर हुई? अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बताइए, ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? प्लेन एरिया में, प्लेन एरिया बिल्कुल, ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। आपने ये सोचा है कि जम्मू कश्मीर में या हिमाचल के जो अपर एरिया है वहाँ पर आपको पॉपुलेशन भी कम मिलेगी, इंडस्ट्री भी नहीं मिलेंगी उतनी ज़्यादा, है ना। और इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं होंगी, पॉपुलेशन भी कम है, उतने अच्छे स्कूल्स भी नहीं मिलेंगे, तो पता है क्या होगा फिर, वहाँ पर लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा, है ना। जब पैसे नहीं होंगे तो हम अपनी आजीविका को अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये भी एक मोटिवेशन है हमारे लिए पढ़ने के लिए।
हमें पता है, चूँकि हम हिली स्टेट में रहते हैं तो हमें पता है हमारे लिए जॉब कितना ज़रूरी है, इसलिए हमें पढ़ना है, अच्छे से जॉब लेना है। अगेन फिर मैं दूसरी बात बोलूँगी, अच्छे से पढ़ना है, जॉब आपको मिल जाएगी, पक्का मिलेगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है इस चीज़ को। क्लियर है यहाँ पर? ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे सॉइल्स के बारे में, यानी कि मृदा के बारे में, ठीक है। देख लेते हैं मृदा के बारे में। सो सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड सरफेस एंड यूजली कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एयर एंड वाटर, राइट। यानी कि जो सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड सरफेस, जो लैंड सरफेस होती है, जो धरती होती है, उसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है, यानी कि जो मिट्टी है, ये भूमि सतह की सबसे ऊपरी परत होती है, राइट। जैसे ये है आपकी सरफेस, लैंड है, इसकी जो ये ऊपरी परत होगी, अपर मोस्ट लेयर होती है, वो होती है मृदा। आपने एक चीज और देखी होगी, अपर मोस्ट लेयर मृदा होती है, दूसरी बात ये रिच होती है, मिनरल्स होते हैं इसमें। आपने अगर ऐसा देखा है कि मान लो कोई थोड़ा ऊंचा नीचे टाइप का खेत है ना, कोई फार्मलैंड ऐसा है जो थोड़ा ऊंचे नीचे टाइप का है, और बहुत बार क्या होता है, उसको एक लेवल में लाने के लिए जो एरिया ऊंचा होता है उसमें से ना मिट्टी हटवा देते हैं, मिट्टी उठवा देना बोलते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में। आप लोग जानते हैं इस टर्म को? मिट्टी उठवाना उसे बोलते हैं, कि वहाँ से क्या होता है, मिट्टी हटवा देते हैं। तो उस जगह पर क्या होता है, फिर वहाँ पर काफ़ी सारी लेयर्स उस मृदा के साथ चली जाती है जो उपजाऊ होती है। फिर वहाँ को वो जो एरिया होता है, वो जो खेत होता है जहाँ से मिट्टी को हटवाया जाता है, कम से कम 1 साल उसको ऐसे ही छोड़ा जाता है। उसमें नेचुरल खाद डाली जाती है, जो मैनुअल्स होते हैं ना, मैन्योर, वो डाला जाता है, जिससे कि जो उसकी अपर लेयर होती है उसमें मिनरल्स दोबारा से मिलना शुरू हो जाए। पत्तियाँ डाली जाती हैं बहुत सारी, जैसे मसूर होती है, मसूर की दाल, अरहर होती है ना, सरसों जब होती है तो उसकी जो स्टेम होती है ना, सरसों की जो लकड़ियाँ होती हैं, बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जो खाद का काम करती हैं, राइट। सो उनको उस खेत में डाला जाता है, छोड़ा जाता है, राख डाला जाता है, और जो नेचुरल खाद बनाते हैं, कंपोस्ट खाद है ना, जो पत्तियाँ, गोबर, कूड़ा कड़, ये सब इकट्ठा करके फिर उसको वहाँ पर डाला जाता है, जिससे कि जो अपर लेयर होती है मृदा की, उसमें मिनरल्स आ जाए, है ना, वो उपजाऊ हो जाए, राइट। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं लैंड सरफेस यूजली कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स। ये जो अपर लेयर होती है ये मिनरल से बनी होती है, कार्बनिक मैटर यानी कि कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि इसी में पता है क्या होती है, केचुए जैसे होते हैं। केचुए जो होते हैं वो मृदा के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। इवन आपको मैं बताऊँ, बहुत अब इतना ज़्यादा चलन हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, पेस्टिसाइड्स को कम किया जा रहा है। जो पहले खेत में डीएपी, यूरिया ये सब लगाया जाता था, अब क्योंकि उनसे बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं, है ना, बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियां बढ़ रही हैं। दूसरी चीज़, बॉडी के बहुत सारी, जैसे कि ह्यूमन की फर्टिलिटी रेट कम हो रही है ना। सो ये चीज़ें कम हो रही है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये आईसीएमआर ने और आईसीएआर इस पर रिसर्च करता है, उन्होंने यहाँ पर अपनी वो जारी की है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ धीरे धीरे कम करना है, और जो नेचुरल खाद होती है, कंपोस्ट खाद होती है, उसका यूज़ ज़्यादा करना है, जिससे कि वापस से जो मृदा की क्वालिटी है वो लाई जा सके। क्योंकि जब हरित क्रांति आई थी, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, तो उस समय पर क्या हुआ था, हाइब्रिड बीज का यूज किया जा रहा था, हाइब्रिड सीड्स को डाला जा रहा था, और उसी समय पर खेत में से फसल ज़्यादा लेने के लिए वहाँ पर क्या हो रहा था, पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था। सो धीरे धीरे क्या हुआ, मृदा की क्वालिटी कम होती चली गई, ख़त्म ही हो रही है बहुत सारी जगह पर। और जो पानी, जैसे खेत में खाद लगाई जाती है या फिर पानी लगाते हैं, सो ग्राउंड वाटर में मृदा पॉल्यूशन होना शुरू हो गया, वाटर पॉल्यूशन होना शुरू हो गया, और एयर पॉल्यूशन होना शुरू हो गया। उससे लोगों में बीमारियाँ आना शुरू हो गई। उधर जो जानवर हैं जो उस चारे को खाते हैं, उनमें बीमारियाँ आना शुरू हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ, एनर्जी लेवल कम होना शुरू हो गया। और जब आज आप दूध पीते हो, मिल्क पीते हो, सो आपको वो एनर्जी नहीं फील होती है जो आज से शायद 30, 35, 40 या 50 साल पहले हमारे जो दादा लोग थे वो बोलते थे उनको होती थी, है ना। आप लोगों ने देखा है ऐसा? ये किसका असर है? ये पेस्टिसाइड्स का असर है। जो गेहूँ हम खाते हैं, जो सब्जी हम खाते हैं, जो सैलेड हमको लगता है ना हम सैलेड खा रहे हैं, नहीं, लेकिन उसमें यूज क्या किया गया है, वो सारी चीज़ें उसमें, और वो जो हम खाएंगे तो हमारे अंदर आएंगी, है ना। सो देखो ये होता है, हम जो खाते हैं हम वैसे ही बनते हैं। हमारी जो प्रोडक्टिविटी, हमारी जो एनर्जी है उसी तरीके से कम होती चली जाती है, राइट। आगे चलिए देख लेते हैं इसको।
एंड ग्रेन्स इन द सॉइल्स, यानी कि जो मृदा होती है उसमें जो कण होते हैं वो यहाँ पर 3 तरीके के होते हैं, 3 तरीके से मौजूद होते हैं। कौन से? एक तो होती है क्ले, यानी कि चिकने कण होते हैं, चिकनी मिट्टी होती है, राइट। एक गाद भी होती है एंड दूसरी होती है सैंड। 3 तरीके के पार्टिकल्स मृदा में होते हैं, कण मृदा में होते हैं, सैंडी, क्लेई और यहाँ पर आप देखेंगे सिल्ट यानी कि गाद। आगे देख लेते हैं। हाँ देखो, फ्रूट्स में भी स्प्रे अनार में होती है, एप्पल्स में होती है, इवन जो सब्जियां टमाटो, खीरा, तरबूज, खरबूज, कोई भी चीज़ ऐसी ले लो। चावल हम लोग खाते हैं, आपको पता है, इसीलिए तो चावल को भी जो गोल्डन राइस है फोर्टिफाइड किया गया है उसको, उसमें विटामिन बी, कैरेटिन को यूज किया गया है, फोर्टिफाइड किया गया है, बहुत सारी चीज़ों को लाया जा रहा है ना। हाँ, तो ये है, तो जितना भी खाना खाओ कोशिश करो नेचुरल खाओ, राइट। आगे देख लेते हैं। सॉइल्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स अंडर द डिफरेंट कंडीशन, यानी कि जो मृदा बनती है जनरली कैसे बनती है मृदा जनरली जो चट्टानें होती हैं उनके अपर्दन से बनती है, उनके अपक्षय से बनती है, वेदरिंग से बनती है मृदा, राइट। और ये जो वेदरिंग होती है, ये जो अपक्षय होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में होता है, अलग अलग कंडीशन से होता है। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो होगा, आंधी चलेगी तो होगा, बहुत ज़्यादा धूप होगी, तापमान होगा तो भी चट्टानों का अपक्षय होता है ना। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में चट्टानें गर्म होती हैं, चटकती हैं, फिर मान लो बहुत तेज हवा चल रही, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन की वजह से जो रॉक्स होते हैं उनका यहाँ पर अपक्षय होता है, जिससे कि मृदा की फॉर्मेशन होती है, और उसके अलग अलग एस्पेक्ट हैं जिनको हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर? आगे देख लेते हैं। सो सम सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कुछ जो मृदा होती है कई प्रकार की, वो किससे बनती है? वो बनती है डिपोजिशन से, यानी कि अनाच्छादन से। जैसे कि हमने क्या देखा था, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वहाँ पर वो मृदा कैसे बनी, जो एलोवाइल प्लेन था वो कैसे बना, बांगड़ और खादर वाला, डिपोजिशन से बना था। नदियाँ बहा करके लेके आई थी सेडिमेंट्स, और फिर उसको छोड़ते हुए जमा करते हुए चली गई, है ना। सो कई प्रकार की मृदा ऐसी भी होती है जो डिपोजिशन से बनती है, और यहाँ पर आप देखेंगे वेदरिंग से भी बनती है, अपक्षय से भी बनती है। क्लियर है ये चीज़ आपको? तो अगर मान लो कभी आ जाए कि सॉइल की फॉर्मेशन केवल और केवल डेन्यूडेशन से होती है, वो भी गलत है। और ये आ जाए कि ओनली होती है आपकी वेदरिंग से, यानी कि अपक्षय से होती है, तो ये भी गलत है। बहुत सारी कंडीशन में अपक्षय की वजह से होती है, वेदरिंग की वजह से होती है, और बहुत सारी कंडीशन में ऐसा होता है कि डेन्यूडेशन की वजह से होती है, अनाच्छादन की वजह से होती है। यहाँ तक सब क्लियर है? कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो मुझे बताइएगा। क्लियर है? ओके ओके, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। सो सम सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन एंड सॉइल्स कैन वेरी जेंटली फ्रॉम वन रीजन टू अदर, यानी कि जो मृदा होती है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये बताओ। मिट्टी एक क्षेत्र में कुछ और हो सकती है, दूसरे क्षेत्र में कुछ और हो सकती है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? अच्छा मुझे ये बताओ क्यों होता है ऐसा? अगर होता है तो ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ऐसा क्यों होता है? अगर होता है तो होता है, ठीक है, मैंने मान लिया होता है, बट क्यों होता है? आप लोग माइक भी यूज कर सकते हो अगर कोई करना चाहे तो। अच्छा नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी पता कर लेंगे। ड्यू टू क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट की वजह से होता है, और एरिया की ज्योग्राफी के कारण होता है, ठीक है। रॉक्स, बिल्कुल, वेरी गुड, रॉक्स की वजह से होता है। डेन्यूडेशन, अच्छा डेन्यूडेशन एक्सप्लेन कर दो। डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन देखो क्या होता है, डिपोजिशन बोलते हैं, डिपोजिशन, है ना, डिपोजिशन, डेन्यूडेशन, और एक होता है आपका वेदरिंग। वैसे मैं, ये अलग टॉपिक भी है आपका, पता है, ये आपका एक अलग टॉपिक भी है, जब हम रॉक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्लियर है? ज्योग्राफी के कारण होता है, हाँ।
हाँ, देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। जो मृदा होती है, आपने देखा होगा कि जब आप हिमालयन रीजन में होते हैं, तो आपको अलग तरीके की मृदा देखने को मिलती है। जब आप नॉर्दर्न प्लेन में होते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन में हम पढ़ते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, मतलब मेरा देखने से क्या मतलब है कि जब हमने पढ़ा है उस चीज़ को, तो अलग प्रकार की मृदा है। जब हम पेनिनसुलर रीजन में देखते हैं, और पेनिनसुलर रीजन में भी अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग तरीके की मृदा होती है। कहीं पर ब्लैक सॉइल है, कहीं पर रेड सॉइल है, रेड एंड येलो, है ना? कहीं पर एलोवाइल सॉइल है, राइट? कहीं पर लैटेराइट सॉइल है। सो अलग अलग प्रकार की मृदा होती है या नहीं होती है? कारण क्या होता है? टेम्परेचर, क्लाइमेट, बिल्कुल, एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स, कि किस प्रकार की चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, क्योंकि तभी तो उनका डेनुडेशन होता है, तभी तो उनका आच्छादन होता है या उनकी वेदरिंग होती है, तो वो कहाँ वहीं पर जमा होता है। या फिर कौन सी किस तरीके की नदियाँ बह करके जा रही हैं वहाँ से, जो अपर्दन करती हैं, वहाँ पर जमाव पैदा करती हैं, राइट? डिपॉजिट करते हुए चले जाते हैं। सो ये भी एक चीज़ यहाँ पर होती है, राइट? बिल्कुल। जो ब्लैक सॉइल होती है वो लावा की वजह से होती है, और भी बहुत सारे इसके कारण होते हैं। छोटा नागपुर में ब्लैक मृदा होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कहाँ पर होती है, हम लोग आगे देखेंगे, आप चिंता मत करो, पूरा हम टॉपिक इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डोंट वरी, डोंट वरी, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है? ये भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में, क्योंकि फिर एक एक चीज़ें क्या होगा, छूटती चली जाएंगी, वो उतना माइंड में भी नहीं बैठती हैं। सो डोंट वरी। टाइप्स ऑफ सॉइल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, मृदा के प्रकार। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? ICAR। ये ध्यान रखना, ICAR बहुत बार आ जाता है, चूंकि ये कृषि से रिलेटेड है, और जब मैं आपको कृषि से रिलेटेड करंट अफेयर कराऊंगी ना, ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो आपको ये बहुत बार देखने को मिलेगा। ICAR की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिसर्च एंड एग्रीकल्चर काउंसिल, राइट? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये है ICAR की फुल फॉर्म, एंड सेटअप इन 1953। कब सेटअप हुआ था? 1953 में ये सेटअप हुआ था। डिवाइड्स द सॉइल ऑफ इंडिया इनटू द फॉलोइंग 8 मेजर ग्रुप्स, यानी कि जो ICAR है, जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी, ये भारत की मृदा को कितने भागों में डिवाइड करता है? 8 भागों में। सो देखो यहाँ से कितनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एक तो ये कई बार पूछ लेता है, ICAR जो है वो किससे रिलेटेड है? मेडिकल से रिलेटेड तो नहीं। अगर आपको इसके फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप पता नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसी तरीके का आपका और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको लगेंगे। सो इसकी फुल फॉर्म क्या है? द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अब आपको पता है ICAR एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना? इसकी स्थापना एक हो गया। स्थापना कब हुई थी? 1953। दो, भारत की मृदा को कौन जो ICAR है कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 8 पार्ट्स में। ये हो गया आपका तीसरा, यहाँ पर 8 पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो 8 पार्ट कौन से हैं, यानी कि जो 8 पार्ट्स हैं जो डिवाइड किए जाते हैं भारत की सॉइल को बाय ICAR, वो 8 पार्ट्स कौन से हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है? सो एक आपका ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल, ये हैं आपके टाइप्स ऑफ सॉइल, और ये जो डिवीजन हुआ है ये हुआ है बाय ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बहुत बार तो हेडक्वार्टर ही पूछ लेता है केवल। देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। सो फर्स्ट यहाँ पर है एलोवाइल सॉइल, है ना? हमने पढ़ा था ना इसके बारे में जब हम लोग नॉर्दर्न प्लेन पढ़ रहे थे, कि जो एलोवाइल प्लेन होता है उसको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो मृदा मिलती है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन से वो 2 पार्ट्स होते हैं? एक होता है भांगर और एक होता है खादर, राइट? ये 2 पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल, खादर और भांगर 2 पार्ट होते हैं। और दूसरा है ब्लैक सॉइल, तीसरा है रेड एंड लैटेराइट सॉइल है आपका, एंड फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, यानी कि जो रेगिस्तान में पाया जाता है वो एरिड सॉइल होता है। मैंने क्वेश्चंस भी कराए यहाँ से, पता है, यहाँ से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं अपने यूट्यूब पर क्लासेस में। अगर आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट वहाँ पर थे जिन्होंने वो क्लासेस की हैं, उनको ये भली भांति पता होगा। एंड सैलिन एंड अल्काइन सॉइल होती है एक, इसको भी ये डिवाइड करता है। एक होती है पीटी एंड मार्शी सॉइल, यानी कि जो वेटलैंड्स होते हैं, जो दलदली भूमि होती है, जो मार्शी लैंड होता है, वहाँ पर जो सॉइल पाई जाती है वो होती है पेटी एंड मार्शी लैंड्स। जैसे कि रन ऑफ कक्ष है,
इधर में जो सॉइल पाई जाती है वो होती है ये सैलिन एंड अल्कलाइन सॉइल, राइट। एंड एरिड एंड डेजर्ट जो रेगिस्तान में पाई जाती है वो होती है न्यू दिल्ली में, वेरी गुड। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ये जो सॉइल है ये आपके हिमालयन एरिया में पाई जाती है। एंड लेटेराइट सॉइल अलग अलग पार्ट्स में पाई जाती है, रेड, ब्लैक एंड एलोवाइल सॉइल, जैसे कि दो भागों में डिवाइड किया जाता है, बांगर एंड खादर। क्लियर है? आगे देख लेते हैं हम लोग कौन डिवाइड करता है, ICAR, कितने पार्ट्स में, 8। ICAR की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। सेटअपमेंट इसका कब हुआ था, 1953 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, है ना। सो ये चीज़ें आप अगर इससे भी आगे की चीज़ देखनी है तो ये और देख लेना, इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन कौन है, ये चीज़ और आप यहाँ पर देख लेना, राइट। अच्छा देखो, बहुत सारी चीज़ें गलत भी बताता है, अगेन ऑथेंटिक सोर्स का यूज़ करना है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन आपकी ऑथेंटिक है, डोंट वरी, ऑथेंटिक सोर्स है ना। गूगल पे बहुत सारी, देखो गूगल के ऊपर रिलाय मत करना, क्योंकि डिपेंड ये कर रहा है कि जिसने भी वहाँ पर लिखा है कितनी रिसर्च करके लिखा है। मान लो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली या मुझे कोई एक इन्फॉर्मेशन मिली, अगर मैंने उसको क्रॉस चेक नहीं करा, कम से कम देखो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब पता है क्या होता है, कम से कम 6 से 7 सोर्सेज में हमको क्रॉस चेक करना पड़ता है कि यहाँ पर भी ये सेम है, यहाँ पर भी सेम है। इसीलिए जब नोट्स बनाते हैं ना तो 6 से 7 बुक्स अपने पास होती हैं, तब उसमें से जाके पढ़ते हैं, फिर नोट्स बनाए जाते हैं। कभी भी ऐसे नहीं होता है कि गूगल से इधर उधर से। तो इस इन्फॉर्मेशन पे आप लोगों को रिलाई नहीं करना है, आगे भी मैं बोल रही हूँ किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए बड़ी डेंजरस चीज़ हो सकती है। फिर यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एलोवाइल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल, रेड लेटेराइट सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, सैलिन एंड अल्काइन सॉइल, स्पीटी एंड मार्शी सॉइल, राइट। ये 8 प्रकार की सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। हिमांशु पाठक चेयरपर्सन है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से चीज़ें आप लोग देखना जब शुरू कर दोगे ना, अब आपके माइंड में ये आ गया कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखोगे, हेडक्वार्टर जरूर देखोगे, चेयरमैन जरूर देखो। सोचो कितनी चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी। और फिर देखना, मैं कह रही हूँ आप 1 महीने कर लो ऐसे, 1 महीने बाद फिर खुद को देखना कि आप कैसा फील करते हो, और मुझे एक्सपीरियंस जरूर बताना। सभी स्टूडेंट से बोल रही हूँ मैं, आज स्ट्रेंथ काफ़ी कम है क्लास में, लेकिन यहाँ पर आप देखिए भारत को मुख्य जो मृदा है भारत की, उनको अलग अलग प्रकार से यहाँ पर देखा गया है ना। इंडिया मेजर सॉइल टाइप, यानी कि भारत में मृदा के जो मुख्य प्रकार हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये है आपकी फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, राइट। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल आपकी ये है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, जब आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट कौन सा है, नॉर्दर्न प्लेन है ना ये अभी। अच्छा एक बात बताओ, इस मैप में आप पहचान पा रहे हो कि ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? जब से हमने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ा है, आप लोग पहचान पा रहे हो? आप माइक यूज कर सकते हो। पहचान पा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सो ये आपका यहाँ पर है एलोवाइल सॉइल, राइट। ये नॉर्दर्न प्लेन है। इसको कई भागों में बांटा गया, जैसे शिवालिक था, तराई, उसके बाद जो भाबर आता है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। यहाँ पर जो ये मृदा, ये जो रीजन है पूरा, इस तरीके की जो लाइन है पिंक, ये आपका है रेड एंड येलो सॉइल, राइट। रेड एंड येलो सॉइल यहाँ पर है पूरे इंडिया में। आप देखना, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा क्षेत्र एक जैसा नहीं है, बीच बीच में कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर अलग अलग मृदा देखने को मिली। जैसे यहाँ पर ये जो पार्ट है ये ब्लैक मृदा का है ना, ये आप देख रहे हैं ये ब्लैक सॉइल है, यहाँ पर बीच बीच में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। लेकिन जब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये आपको एलोवाइल सॉइल यहाँ पर मिल रही है देखने को। उसके बाद आप आइए यहाँ पर, ये पूरा क्या है, ये ब्लैक सॉइल है, राइट। ये है आपकी ब्लैक सॉइल, क्लियर। इसके बाद जब आप ये थोड़ा सा रेडिश पार्ट जो देखते हैं, ये आपकी है लैटेराइट मृदा, जिसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा। ये है लैटेराइट। ये जो बीच बीच में देखिए आप, बीच बीच में आप देखेंगे लैटेराइट मृदा पाई जाती है। अगेन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी ये ब्लैक सॉइल, राइट। उसके बाद आप देखेंगे एरिड। एरिड ये है यहाँ पर, क्योंकि रेगिस्तान यहीं पर है। अभी आपको ये पहचान में आ रहा है ना, रेगिस्तान है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखिए ये भी आपको लैटेराइट सॉइल यहाँ पर भी है नेपाल में, ठीक है। दूसरी चीज़, ये हम इंडिया का डिवीजन देख रहे हैं पूरा, यहाँ पर भी लैटेराइट है। ये अगेन फिर यहाँ तक इस कॉर्नर पे कौन सी है, ये वाली जो सॉइल है एलोवाइल, है ना, जलोढ़ मृदा। बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है ये वाला जो रीजन है ना, बहुत बहुत उपजाऊ है ये वाला। हम पढ़ रहे थे ना उस दिन, नॉर्दर्न प्लेन और ईस्टर्न तक स्ट्रेच है पूरा इसका। अभी ये क्लियर है आपको यहाँ पर?
क्लियर है यहाँ पर? नहीं, रेड सॉइल को लेटराइट नहीं बोलते, रेड सॉइल अलग होती है, लेटराइट अलग होती है। लाल मृदा अलग होती है, लेटराइट होती है जलोढ़ मृदा, उसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं, जो गेहूं की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। मोस्टली फसल जो होती हैं वो लेटराइट जो सॉइल होती है मोस्टली क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है ना। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, इसका थोड़ा सा परसेंटेज देखते हैं, राइट। अब देखो आप यहाँ पर देखना कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आपको कौन सी मृदा दिख रही है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आपको यहाँ पर कौन सी मृदा दिख रही है? सो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा दिख रही है। बहुत देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ से ये सीधे सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम में बैठना सीधे सवाल आएंगे, ठीक है। सो आपको जो पीछे डिस्कस किया है वो भी ध्यान रखना, इसलिए मैंने मैप के थ्रू डिस्कस कराया ताकि आपको ये विजुलाइज हो जाए कि कौन सी स्ट्रिप में कौन सी मृदा पाई जाती है ना। अब यहाँ पर आप देख लो सबसे ज़्यादा कौन सी है, ब्लैक सॉइल। उसके बाद जब आप देखेंगे तो रेड सॉइल यहाँ पर है, ये तो कलर ही इसमें वो हो गया, ये है रेड सॉइल, कलर विजिबल है यहाँ पर। उसके बाद आप एलोवाइल सॉइल देखिएगा, यहाँ पर ये जलोढ़ यहाँ पर ये पाई जाती है जो एलोवाइल सॉइल होती है। देन यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद आप 7-9 यानी कि माउंटेन एंड फॉरेस्ट एंड माउंटेन आपने यहाँ पर देखा, राइट। ये देखिए फॉरेस्ट एंड माउंटेन, ये काफ़ी यहाँ पर भी है फॉरेस्ट एंड माउंटेन, ऊपर उधर भी है ना। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एरिड एंड डेजर्ट जो कि पाई जाती है रेगिस्तान में, राइट। उसके बाद आप देखिए लेटराइट मृदा, जो जलोढ़ मृदा होती है उसको बोला जाता है लेटराइट मृदा। एंड देन पीटी एंड मार्शी, जो मार्शी लैंड्स में पाई जाती है, जो दलदली भूमि में पाई जाती है, 2.1% यहाँ पर होती है। जो एल्काइन सॉइल होती है, जो क्षारीय मृदा होती है, यहाँ पर जो लवणीय मृदा होती है वो कितनी है, केवल 1.29% है। और आपके डायरेक्ट सवाल आएंगे, मैं दोबारा बोल रही हूँ, फोर्स करके बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ को। और एक काम करना, आपको क्या करना है, नोट्स बना लेना, इसके लिख लेना कितना परसेंट कौन सी। तो अगर कभी मान लो सीक्वेंस में आ जाना कि 4 मृदा दे दे, इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, इनके प्रतिशत के आधार पर डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो आप कर सकते हो ना। ये सवाल डायरेक्ट सवाल आते हैं ऐसे, है ना। क्लियर है यहाँ पर? आगे आप यहाँ देख लीजिए एलोवाइल सॉइल के बारे में। सो क्या देख लेते हैं। हाँ जी, दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल, यानी कि जो जलोढ़ मृदा होती है ये सबसे व्यापक रूप से फैली हुई होती है, नॉर्दर्न प्लेन में फैली होती है। इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड ऑफ एलोवाइल सॉइल, जो कि 2 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। एंड दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर। जो एलोवाइल सॉइल है, एलोवाइल फ्लड प्लेन है, ये 3 नदियों के द्वारा यहाँ पर डिपॉजिट किया गया है। कौन सी 3 नदियाँ हैं आपकी? है इंडस, दूसरी है आपकी गंगा, और तीसरी है ब्रह्मपुत्रा। इसीलिए इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन बोला जाता है, और इसको ब्रह्मपुत्रा प्लेन में भी ये फैली हुई है अगर आप नॉर्थ ईस्ट से इसको देखोगे तो, ठीक है। एंड दीज सॉइल्स आल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान, गुजरात थ्रू द नैरो कॉरिडोर। और कुछ जगह पर गुजरात में भी पाई जाती है, राजस्थान में भी पाई जाती है, यानी एक असम प्लेन। बिल्कुल, वेरी गुड, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा उधर से ही आती है ना, ब्रह्मपुत्रा वहीं से निकलते हैं अरुणाचल प्रदेश से असम होते हुए फिर बांग्लादेश में आती है। बहुत बढ़िया। अभी अच्छा आपको एक बात बताओ, माइक यूज कर सकते हो आप लोग। एक चीज़ मुझे बताओ, अभी आप जब से मैपिंग करनी शुरू की है आप लोगों को विजुलाइज होने लग गया है ना कि कौन से राज्य में से कौन सी नदी बहती है, कहाँ प्रवेश करती है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, किस तरीके, ये सारी चीज़ें होने लगी है या नहीं होने लगी हैं? और क्लियर होने लगी है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी सपने में आपको ज्योग्राफी के मैप आना शुरू हो जाएंगे जब आप इसको अच्छे से पढ़ना शुरू करोगे ना। ऐसा होता है ना, सपने में आना शुरू हो जाएंगे, राइट। अच्छा, जलोढ़ मृदा एलोवाइल मिट्टी को बोलते हैं। हाँ, जलोढ़ मृदा, बिल्कुल सही बात है। देखो जो जलोढ़ शब्द है ना, यही बना ही हुआ है जल, मतलब जो नदियां आती हैं और उसको वहां पर डिपॉजिट करते हुए, ये शब्द जो है वो नदियों के बहाव से जमा की हुई मृदा के ही उसी से लिया गया है, जो जलोढ़ शब्द है, जलोढ़ मृदा, है ना। हाँ जी।
अभी देखना, आप जितना जितना ज्योग्राफी को डीप लेवल पे पढ़ोगे, मैपिंग करोगे ना, आपके सपने मानो शुरू होगे, और फिर मुझे बताना जरूर ये चीज़। ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ, है ना, मैंने पहले भी देखा है और मुझे बताया भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। आगे देख लेते हैं। सो एलोवेल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जैसे कि आपने बोला अभी कि असम प्लेन में पाई जाती है, चूंकि ब्रह्मपुत्र वहाँ से क्रॉस होती है, पार्टिकुलरली इन डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी पाई जाती है। हमने देखा था ना अभी पीछे जब मैप में देख रहे थे कि यहाँ पर पाई जाती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। सो द एल, एक बार देख लो आप इसको दोबारा, ये देखो यहाँ पर ये पाई जाती है ना, इधर साइड में देख रहे हैं आप, ये जो एलोवेल सॉइल है यहाँ पर भी है ना। सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी है। क्लियर है ये चीज आपको? आगे देख लेते हैं। एंड द एलोवेल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, यानी कि ये जो मिट्टी है, ये नदी घाटियों की बहुत सारे यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, एलोवेल सॉइल जो होती है वो रेत, गाद, मिट्टी और कई सारे कणों से मिलकर के बनी होती है। दूसरी चीज़, एज वी मूव इनलैंड टुवार्ड्स द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर इन साइज। जैसे जैसे हम नदी घाटियों की ओर बढ़ते हैं, वहाँ पर आपको क्या होगा कि जो मृदा होती है उसके जो कण हैं वो बड़े दिखना शुरू हो जाते हैं, यानी कि मृदा के कण यहाँ पर आपको बड़े दिखना शुरू हो जाते हैं, राइट। एंड यहाँ पर आप देखें, सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पिडमॉन्ट्स प्लेन सच एज द्वार, चोस एंड द तराई। और यहाँ पर भी ये जो पिडमेंट एरिया होता है, यहाँ पर भी ये देखने को आपको मिल जाती है। पिडमॉन्ट जॉइंट क्लियर है आपके लिए कि ये होता क्या है? मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन में बताया, मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये जो एरिया होता है, मान लो ये आपका है हिली, यानी कि कोई पर्वत है, पहाड़ है, इसकी जो तलहटी होती है, यहाँ पर जो एरिया है इसको बोला जाता है पिडमॉन्ट एरिया, राइट। इसको बोला जाता है पिडमॉन्ट एरिया। एंड अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलोवेल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलोवेल, यानी कि बांगर। इसके एज के आधार पर, जो जलोढ़ मृदा है इसकी एज के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है। जो पुरानी मृदा होती है उसको बांगर कहा जाता है, और जो न्यू मृदा होती है उसको कहा जाता है खादर। क्लियर है यहाँ पर? दूसरी चीज, द बांगर सॉइल हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खादर। जो बांगर मृदा होती है इसमें कंकर जो होते हैं वो उनकी सांद्रता ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा कंकड़ होते हैं। एंड इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इट्स मोर फर्टाइल देन द बांगर। दूसरी चीज़, जो खादर है ये बांगर की अपेक्षा ज़्यादा फर्टाइल होती है, और इसकी जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बारीक होते हैं, फाइन होते हैं, राइट। एलोवेल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, यानी ये जो मृदा है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है सभी मृदाओं में। क्लियर? एंड यहाँ पर देख लीजिए, सो मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेंट एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास एंड फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पेडी यानी कि धान होता है, चावल, व्हीट एंड अदर सेरल्स एंड पल्स क्रॉप, राइट। यानी कि ये जो मृदा होती है जलोढ़ मृदा, इसमें पोटास होता है एंड फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है, जो कि गन्ने की खेती के लिए, पेडी के लिए, गेहूं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, राइट। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ जी, हम कल कराएंगे, बस यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। एंड ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, इसकी जो उत्पादकता होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, उपजाऊ होती है। एंड रीजन ऑफ एलोवेल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। इसी वजह से जो यहाँ जहाँ पर ये मृदा पाई जाती है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं, राइट। हम, हाँ बिल्कुल, हम लोग एक काम करते हैं, हम कल क्लास करेंगे, कल इन द सेंस मंडे को, राइट। मंडे को क्लास करते हैं, अभी हम लोग क्लास को छोड़ लेते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छा अच्छा, ओके। सो एलोवाइल जो सॉइल होती है उसी को जलोढ़ बोलते हैं, ठीक है। अगर मैंने लेटराइट सॉइल को बोला था तो सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। ओके ठीक है। प्रिया आप पूछ रहे थे? ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।